गुड मॉर्निंग। मुगल के आज के सेक्शन में हम लोग मुगल का एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मुगल में जो पेंटिंग और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट्स है उसको इस बार इस क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ, और इसके अलावा जो है लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें आई, और लेटर मुगल्स की पूरी कहानी हम लोग इसमें देखेंगे। तो उसी को पीछे वाले को कंटिन्यू करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्निक्स आते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ये एक इंस्ट्रूमेंट जो है मुगलों ने बनाया, मुगल पीरियड में टेक्नोलॉजी में एक डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ है ना कि क्या हुआ, विंड पावर का यूज करके धान और गेहूं जो भी फसल हो रहा था उसकी ओसाई की जा रही थी, है ना। और दूसरा एक है कि एक ये वाला टूल बनाया गया। ये दो इम्पॉर्टेंट इसमें, और इससे एग्रीकल्चरल में काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो गए। इसके अलावा तो मुगल और पुर्तगीज जब आते हैं, पुर्तगीज 16 में 498 में पुर्तगीज इंडिया जाते हैं। तो पुर्तगीज जब इंडिया में आएंगे तो मल्टीपल फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, वाटरमेलन, है ना, ग्रेप्स, टैबैको, पाइनएप्पल वगैरह वगैरह, वनीला। ये हमें तो मॉडर्न में पढ़ना ही है, यहाँ भी ये देख लेना होता है। इरिगेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या शिफ्ट हुआ, तो इरिगेशन टेक्नोलॉजी में वाटर डैम्स बनने लगे। और ये पहले भी था, वाटर डैम तो इंडिया में पहले भी बन रहा था, मैंने बताया भी था जब मौर्यन डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ भी डैम का कॉन्सेप्ट आया था। इसके अलावा व्हील्स आ गए, कैनाल्स आ गए, वाटर लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी आ गई, है ना। व्हील्स वाला दैट इज रहट, है ना, वो राउंड शेप में का होता है, वो चलते रहता है, नीचे से पानी लेके आगे फेंकते रहता है। तो ये इरीगेशन में डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा मिलिट्री टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो गन है ये मुगल पीरियड का गन है। तो इसमें डेवलपमेंट में क्या कह रहा है कि इसमें क्या हो गया, मैच लॉक, व्हील लॉक और फिंट लॉक इस तरह के आए थे। अकबर ने क्या किया, अकबर ने ये वाला चीज़ बनाया था, मल्टीपल बैरल वाला गन, है ना, इंट्रोड्यूस ए गन बैरल क्लीनिंग। तो बैरल जो गन है वो डस्टिंग को कैसे क्लीन किया जाए, ये अकबर ने किया था इन्वेंशन। और स्पेशल गन कुड फायर 17 शॉट्स फ्रॉम ए सिंगल बैरल। तो ये 17 शॉट जो है उस सिंगल बैरल से फायर किया जा सकता था। तो ये वाला मेंशन अकबर ने किया जब AK-47 नहीं बना था उससे पहले, राइट। तो अबुल फजल डिस्क्राइब करता है ये कहाँ पे, ये सारी चीज़ें बताता है आईन अकबरी में। अकबर के बारे में ये भी मेंशन किया जाता है कि अकबर जो है वो थोड़ा सा साइंटिफिक नेचर का बंदा था। कि जैसे अगर मेरा सही से ये मैप बन जाए तो मान ही लो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं, कि ये एलिफेंट है ना, एलिफेंट है, राइट। अरे नहीं बना, ठीक है। तो एक एलिफेंट है, ठीक है, ऐसे वाला एलिफेंट। तो एलिफेंट के ऊपर जो बैठने के लिए एक वो होता है, पूरा सिस्टम होता है। इससे पहले मैंने बताया भी था आपको कि अकबर से पहले एलिफेंट पे बैठने के लिए सिंपल तरीका था कि इसके ऊपर कोई भी गद्दा डाल के आप बैठ जाओ, या फिर एलिफेंट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसके हेड पे, है ना, आयरन से आयरन का उसका बना के पूरा स्ट्रक्चर, ताकि ये बैटल में बेहतर कर सके। तो ये दोनों चीज़ें अकबर ने की। अकबर ने गन के फील्ड में भी कुछ अचीवमेंट्स, इन्वेंशंस किए और इसमें भी किया। तो इसलिए आईन अकबरी में जो है अबुल फजल इसकी तारीफ करता है। इसके अलावा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग देखते हैं कि इंडिया से मैक्सिमम जो है वो सिल्क का एक्सपोर्ट होता है। तो सिल्क वाला मैटर तो है ही। यहाँ क्या हुआ कि सॉल जो है, सॉल बनाने का सेंट्रल एशिया से कश्मीर में ये कॉन्सेप्ट आया और एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, दैट इज सॉल का। ये कहाँ हो रहा है, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, जौनपुर और श्रीनगर। और ये कालीन का जो कॉन्सेप्ट था, तो कालीन का भी कॉन्सेप्ट इसी पीरियड में आया और ये पूरा का पूरा कालीन इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो सॉल और कालीन को लेके रॉस सिल्क में दिया गया मामला क्या, कि रॉस सिल्क इंडियन को बनाने नहीं आता था। तो रॉस सिल्क इंडिया चाइना से मंगाता था, चाइना से आता था, यहाँ से फिर वो जो है टेक्सटाइल बन के आगे यूरोप की ओर जाता था। तो जब ये आए कौन, डच, तो डच जब इंडिया में आते हैं तो डचों ने इंडियन को रॉस सिल्क बनाना सिखाया कि कैसे सहतूत के पेड़ और पत्ते लगा के उसके लीफ से रॉस सिल्क उसके कीड़े से बनवाया जाता है, राइट। नेविगेशन में क्या प्रोसेस हुआ, तो ये नेविगेशन में क्या हुआ कि आयरन एंकर आ गया। इससे पहले तक एंकर जो यूज हो रहा था वो स्टोन का हो रहा था, है ना। तो स्टोन की जगह पे अब आयरन एंकर का यूज होने लगा। और मैरीटाइम नेविगेशन की भी शुरुआत हो गई। मैरीटाइम, क्योंकि यूरोपियन से जैसे ही हमारा टच होगा तो कुछ ना कुछ हम उससे लेंगे ही, पुर्तगाली जा रहे हैं, डच आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा ये वाला आप देखो, ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं रथ फिरंगी, है ना, चैरियट है ये।
हॉर्स में लगा के यूज किया जाता। तो ये जहांगीर को ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट किया था। जब ब्रिटिशर्स जहांगीर के कोर्ट में आए तो उन्होंने ये गिफ्ट किया। तो जहांगीर ने इसे रथे फिरंगी नाम दिया कि अंग्रेज इसे लेके आए हैं, वहीं से ये फिरंगी वर्ड आया था। तो जहांगीर के पीरियड में अचीवमेंट क्या हुआ, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गई और कोच मेकिंग इंडस्ट्री आ गई। हॉर्स में जो चैरियट के फॉर्म में लगाया जाता था, तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और कोच मेकिंग इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो जाती है ना। और ये सर थॉमस जो है वो ये थे, दैट इज रथे फिरंगी। और क्या हुआ, मैप मेकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। तो मैप मेकिंग वर्ल्ड वाइड हो ही रहा था। तो जैसे ही यूरोपियन से कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ भी मैप मेकिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा वाटर कूलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, गन पाउडर और एक्सप्लोसिव एडवांसमेंट आ गया। गन पाउडर तो ऑलरेडी पहले से यूज हो रहा था, विजयनगर डायनेस्टी में देखा था। फिर बाबर जो है वो आर्टिलरी लेके आता है, तो अब ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, असमत बेगम है ना, नूर जहाँ की जो माँ थी, ये मैंने बताया भी था कि आपको कि असमत बेगम ने रोज से है ना परफ्यूम बनाने का कॉन्सेप्ट निकाल लिया। इसे इत्र ए जहांगीरी नाम दिया गया कि ये जो है इत्र ए जहांगीरी है। तो काफ़ी हाई फाई पीरियड रहा होगा ये। अब आते हैं इसके अलावा हमारे पास जो लिटरेचर का जो पूरा है उसको देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। तो फैजी, अबुल फजल और फैजी दो इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो फैजी ने क्या किया कि नल दमयंती, द भागवत गीता और लीलावती, लीलावती मैथ की एक बुक थी, तो नल दंपत्ति को पर्सियन में किया, द भागवत गीता को पर्सियन में किया, सब ट्रांसलेट करेगा, और लीलावती जो मैथमेटिक्स का था उसको पर्सियन में ट्रांसलेट किया। और फिर 18 पुराण, मैंने बताया भी था कि पुराण 6 के शिफ्ट में होते हैं, 6 शिव, 6 विष्णु, 6 ब्रह्मा। तो जितने पुराण थे सारे के सारे पुराण को पर्सियन में ट्रांसलेट कर दिया। इसके अलावा मामला आता है अबुल फजल का आईने अकबरी वाला। तो अबुल फजल ने एक तो आईने अकबरी लिखा ही था, उसके अलावा उसने क्या किया, कुरान को पर्सियन में किया, सवात आलिम इसको नाम दिया गया, दैट इज ओरिजिनली इन अरेबिक में था, इसको पर्सियन में ट्रांसलेट किया, सवात आलिम है ना। इसके अलावा क्या, पंचतंत्र, पंचतंत्र को पर्सियन में किया, ये हमें मिला भी था, दैट इज अनघरे सुहेली। तो इसका नाम दिया गया क्या, अनघरे सुहेली। तो ट्रांसलेशन का पीरियड अकबर में खूब जोर शोर से चला, जहांगीर के पीरियड में भी ये चलता रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास राइटर आता है दैट इज बदायूनी। बदायूनी ने महाभारत को ट्रांसलेट किया किस में, पर्सियन में, और नाम दिया क्या, रज्मनामा। महाभारत को पर्सियन में ट्रांसलेट किया और नाम दिया रज्मनामा। इसके अलावा इसने रामायण को और अथर्ववेद, रामायण और अथर्ववेद दोनों को पर्सियन में ट्रांसलेट किया है ना। इसके अलावा बाबरनामा का पर्सियन में अनुवाद किया गया पाइंदा खां के द्वारा, इसको कंटिन्यू किया था। फिर शुरुआत में रहीम ने इसमें किया था ड्यूरिंग अकबर रीजन, उसके बाद जहांगीर के पीरियड में पाइंदा खां ने इसे, ये चूंकि टर्किश लैंग्वेज में था बाबरनामा, तो उसको ये किया ना। इब्राहिम सरहिंदी ने ट्रांसलेट किया अथर्ववेदा को, राइट, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेदा को। और मौलाना सियादबादी ने राज तरंगनी को, राज तरंगनी कहाँ की बुक है, तो राज तरंगनी कल्हन ने लिखा था संस्कृत में, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है ना। तो राज तरंगनी को संस्कृत से ट्रांसलेट किया गया मौलाना साहियाबादी के द्वारा पर्सियन में। उसके बाद ताजुद्दीन खान ने ट्रांसलेट किया हितोपदेश को। हितोपदेश क्या है, ये मोरल इथिक्स की बुक है। जैसे कि हमारे पास पंचतंत्र था, तो पंचतंत्र के आगे की कहानी जो है इसी तरह का एक मोरल बुक नेक्स्ट टाइम लिखा गया, दैट इज हितोपदेश, तो उसको भी ट्रांसलेट किया गया पर्सियन में। अब है कि जहांगीर के पीरियड में और क्या क्या होता है, तो चंद्रभान ने, हिंदू स्कॉलर है, उसने एक बनाया 4 चमन इन पर्सियन। चंद्रभान जो थे इन्होंने 4 चमन नाम का एक बुक पर्सियन में लिखा। इसके अलावा सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाहजहां के पीरियड में क्या होता है, दारा सिकोह। दारा सिकोह को जाना ही जाता है अपने स्कॉलर के लिए, सूफी सेंट के लिए और सेकुलर थिंकर के लिए। तो दारा सिकोह ने बहुत सारा काम किया, अपने अंडर किया और करवाया। क्या करवाया, तो सबसे पहले सूफिज्म पे कुछ बुक लिखा, सकीनत उल औलिया और मजमा उल बाहरीन है ना, ये सारे के सारे सूफिज्म पे लिखे गए पर्सियन में। भागवत गीता को इसने ट्रांसलेट किया, योग वासिष्ठ को इसने ट्रांसलेट किया, और इसके अलावा इसने लगभग 50 उपनिषद का ट्रांसलेट किया पर्सियन में, और उसको नाम दिया सिर्रे अकबर है ना।
उपनिषद वाला, जो 50 उपनिषद लगभग उपनिषद की संख्या उस पीरियड में 108 के सराउंडिंग थी, जिसमें से 50 उपनिषद को इसने पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया और इसको नाम दिया सिर्रे अकबर। तो दारा सिकोह का क्वेश्चन बार बार आता है किसके लिए, सिर्रे अकबर के नाम से, किसने उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया पर्शियन में। इसके अलावा आता है और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर वाले जो राइटर हैं, उसका नाम है राग दर्पण, नवरस नामा, पद्मावत, चंद्रयायन, मृगावती, है ना। तो ये सारे लोग हैं। तो ये संस्कृत में था ओरिजिनली, राग दर्पण, ध्रुपद स्टाइल सिंगिंग के बारे में, औरंगजेब के टाइम पीरियड में ट्रांसलेटेड बाय महेश शंकर ऑफ दरभंगा, है ना। तो इसको ये ट्रांसलेट किया गया, पहले संस्कृत में था। नवरसनामा इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के समय में, लिंक द उर्दू लैंग्वेज एंड एस्थेटिक्स। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी वाली कहानी, जिसमें पद्मावती मूवी बनाई गई थी, ये भी इस मुगल पीरियड में औरंगजेब के पीरियड में लिखा गया। उसके बाद मौलाना दाऊद के द्वारा चंदायन लिखा गया, मृगावती बाय कुतुबन के द्वारा लिखा गया, दैट इज मृगावती। इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं जिसकी एक लिस्ट दे दी गई है, आप इसको देख लें, इसको रख लें, है ना। जैसे मालती माधव, सूरसागर, सूरदास ने लिखा सूरसागर, डिवोटी थे किसके, कृष्ण के। उसके बाद रामचरितमानस, तुलसीदास ने अकबर के पीरियड में रामचरितमानस लिखा था। विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास ने लिखा था, विनय पत्रिका। सुंदर श्रृंगार, ये सुंदर कवि की रचना है ना, इन्होंने लिखा है। भ्रमर गीत, नंददास ने भ्रमर गीत लिखा। कवि प्रिया, केशव दास। सौरठ के पद, ये मीरा ने लिखा था कृष्ण के डिवोशन में, सौरठ के पद, जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, है ना। उसके चैतन्य मंगल, ऑथर बाय त्रिलोचन दास। ये सारे जो हैं वो या तो कृष्ण पे या राम पे लिखे गए इस पीरियड में, मुगल पीरियड में। तो ये जितने भी बुक की लिस्ट थी, ये शायद आपको कहीं फिर ना मिले, इसलिए मैंने इसे एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए कंपाइल करके दे दिया कि भाई आप इसे देख लो, इसको रख लो, कभी ज़रूरत पड़े तो इसका यूज कर लो। इसके अलावा म्यूजिक के बारे में क्या है कि मुगलों को म्यूजिक में खूब इंटरेस्ट था इनिशियल डेज में। बाद में लेटर मुगल तो कुछ उनके पास काम ही नहीं बचा, तो सिर्फ म्यूजिक में ही लगे रह गए, राइट। तो हुमायूं ने तो डिक्लेयर ही कर दिया था कि मंडे और वेडनेसडे 2 दिन तो वो म्यूजिक सुनेगा ही सुनेगा, है ना, वो कंपलसरी हो गया था। अकबर ने भी कुछ ऐसा ही किया। अब है कि अकबर के बारे में क्या है कि अकबर जो है वो नगारा, बड़ा वाला जो ढोल होता है जिसको युद्ध बैटल के टाइम में बजाया जाता है, तो नगारा बजाने में खुद काफ़ी एक्सपर्ट था। इसके अलावा इसने बहुत सारे फॉरेन और इंडियन जो म्यूजिशियन थे उसको कोर्ट में इनवाइट करता है। आईन अकबरी में बताया गया है कि 36 कोर्ट के मतलब कोर्ट के अंडर जो म्यूजिशियन वर्क कर रहे थे उनका कुल नंबर 36 था। जैसे कि आपने देखा था कि अकबर के पीरियड में 225 लगभग पेंटर्स जो थे वो अकबर के कोर्ट में काम कर रहे थे, राइट। अब म्यूजिक में क्या क्या चेंजेज हुए ये भी देख लेते हैं। तो जहांगीर के पीरियड में फिर क्या हुआ, तो जहांगीर भी म्यूजिक का काफ़ी इंटरेस्टेड था, काफ़ी सुना करता था। शाहजहां जो है खुद से गाता भी था। औरंगजेब के बारे में कहा गया कि ये वीणा बजाने में काफ़ी एक्सपर्ट था, लेकिन चूंकि उसकी इकोनॉमी साथ नहीं देती है तो उसको म्यूजिक से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। मुतमिद खां जो है वो मेंशन किया गया जहांगीर के कोर्ट में, जैसे कि अकबर के कोर्ट में तानसेन एंड ऑल दैट थे, है ना। उसके बाद औरंगजेब के पीरियड में क्या कह रहा है कि शुरुआत में औरंगजेब के 10 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तब तक इकोनॉमी को वो समझने की कोशिश कर रहा था, तब तक ठीक था। 11th ईयर में औरंगजेब को लग गया कि अब दिक्कत हो जाएगी, तो उसने म्यूजिशियन को पैट्रोनेज देना बंद कर दिया। वेस्ट लेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेटर मुगल बिकम मोर एब्जॉर्ब इन म्यूजिक। यहाँ पे ये है कि लेटर मुगल के पीरियड में आप देखोगे बहादुर शाह जफर एंड तमाम तरह के लोग हैं वो म्यूजिक में ही खोए रहते हैं, कारण उनके पास करने को सीरियस वर्क है ही नहीं। उसके जो चीफ हैं, वजीर हैं, वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लिए हैं, तो उसके लिए कोई काम बचता नहीं, तो म्यूजिक में अपने आप को एंगेज रखता है। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि 2 तरह की गायकी चला करती थी, दैट इज़ द ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी। म्यूजिक में कुछ होता होगा, है ना, तो वन टाइप ऑफ। बाद में इमर्ज होता है गजल गायकी भी, है ना, ये लेकिन बहुत बाद में होता है। तो ये वाला ये नहीं 13 है, तो 13 सेंचुरी में ख्याल गायकी जो है वो इमर्ज होता है। अमीर खुसरो को इसके इनिशिएट करने वाला माना जाता है। बाद में हुसैन शाह सरकी जौनपुर में जो है इसको, जो वहाँ के रूलर थे, उसने इसको प्रमोट किया था। ध्रुपद जो है वो राजा मान सिंह जो ग्वालियर में थे, तो राजा मान सिंह का ही चेला था तानसेन वानसेन सब, है ना। और हरिदास निखंजनी ये वृंदावन के थे, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। ध्रुपद और ख्याल 2 तरह के टाइप ऑफ सिंगिंग था। उसके बाद 17th सेंचुरी में एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज गजल गायकी। जहांगीर के पीरियड में इसका इमरजेंस होता है।
मोमिन, जौक, सौदा, गालिब, नवाब, है ना, ये तमाम, या फिर वाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफ़र, ये सब गज़ल गायकी के बड़े नाम माने जाते हैं। तो ये दो तरह का म्यूजिक था। उसके बाद तीसरा इमर्ज होता है गज़ल गायकी। अब कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन है, दैट नेम वाज इज तानसेन। तानसेन किसके कोर्ट में है? तो बीरबल के, अकबर के कोर्ट में है। नाम क्या? मकरंद पांडे। मकरंद पांडे ओरिजिनली ये कहाँ के थे? तो ओरिजिनली राजा रामचंद्र जो रेवा के किंग थे, रेवा इज कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के एरिया में है। तो मध्य प्रदेश के एरिया में रेवा के किंग थे रामचंद्र। तो जब अकबर एनेक्स करता है उस एरिया को, तो यहाँ पे इसको मकरंद पांडे से मुलाकात होती है और 1569 में उसको अपने कोर्ट में रख लेता है। ये डिसाइबल हैं किसके? राजा मान सिंह के और संत हरिदास निकंजनी जो वृंदावन वाले थे उनके, है ना। और कौन सा स्टाइल गा रहा है ये बंदा? तो दैट इज़ द ध्रुपद स्टाइल में ये सॉन्ग गाता है। इसके अलावा इसके बारे में कहा गया कि मल्टीपल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिक के, मल्टीपल म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स को इसने इन्वेंट किया, बनाया, जैसे भी हो, वो थोड़ा सा उसको सुधार किया होगा, व्हाटएवर। उसके बाद इसके बारे में फेमस क्या है कि मियाँ की टोरी और मियाँ की मल्हार, ये दो इसके रागों के सबसे इंपॉर्टेंट वो राग हैं, मियाँ की टोरी और मियाँ की मियाँ की टोरी और मियाँ की मल्हार, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट राग हैं जो ये गाते हैं। इसके बारे में आईने अकबरी में अबुल फजल कहता है कि ये इतना बड़ा म्यूजिशियन था कि जब ये गाता था तो नेचर को इन्फ्लुएंस कर देता था, नदियों का पानी बहना रुक जाता था, या आप मान लो कि आप जो है वो हिप्नोटाइज हो जाते होंगे, इस तरह का मामला था। 1589 में तानसेन की डेथ होती है। कहाँ? और इसे ग्वालियर के फोर्ट में रखा जाता है, दफनाया जाता है, जलाया जाता है, जो भी होता होगा उस पीरियड में वो किया जाता है, राइट। मकरंद पांडे थे, हिंदू थे, जलाया गया होगा, लेकिन एक समाधि बना दी गई है ग्वालियर फोर्ट में। अगला नाम है बाज बहादुर। बाज बहादुर किंग था खुद ही। कहाँ का किंग है? मालवा का, है ना। जब अकबर ने मालवा को एनेक्स किया तो बाज बहादुर को अपने कोर्ट में रख लिया, है ना। ही वॉज अबाउट द अकबर्स कोर्ट। सेकेंड ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आफ्टर तानसेन। तानसेन फर्स्ट वाले, ये सेकेंड वाले थे, है ना। ये अकबर जो है बिल्कुल सलमान खान टाइप का आदमी है। तो सलमान खान के घरों में होता है ना, कभी हिमेश रेशमिया है, कभी वो क्या नाम है उसका जो म्यूजिशियन है, दो भाई जो है वो बहुत तरह का जैसे है ना, वो नाम ही नहीं याद आ रहा है मुझे। मल्टीपल म्यूजिशियंस वो अपने यहाँ पे रखता है ना, और उसको अपनी मूवी दिया करता है। सलमान के बहुत सारे हिट मूवीज़ एक ही म्यूजिशियन ने दिया, मतलब जो दो भाई थे वो। तो स्वामी हरिदास, तुलसीदास, सूरदास, गोपाल, बैजू बाबरा, ये कुछ ऐसे, जौहर खान, ये कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो इस पीरियड में हैं। कुछ कोर्ट, अकबर के कोर्ट से जुड़े हुए, मुगल कोर्ट से जुड़े हुए, कुछ मुगल कोर्ट से नहीं जुड़े हुए, लेकिन इस पीरियड के बड़े नामों में से एक है म्यूजिक में, राइट। अब उस पीरियड में कोई मान लो इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं कि जिससे आप इसको रिकॉर्ड करके पैन इंडिया सुना सको, तो ये लग्जरी चीज़ें थी, जैसे जो है डिओड्रेंट हो गया, या परफ्यूम हो गया, या म्यूज़िक हो गया। तो ये लग्जरी चीज़ें थी, या ज्वेलरी हो गई। तो ये आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था। इसीलिए आप देखोगे कि इन चीज़ों में इनिशियल डेज में जो ये फैशन की चीज़ें, जैसे चैरियट हो गया, कार हो गया, तो ये धीरे 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 सोसाइटी में ऐसा हुआ कि अब ये कॉमन हो गया। तो उस पीरियड में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको तानसेन को सुनना है तो आपको दिल्ली आगरा जाना पड़ेगा, और आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि किसी दिन आप तानसेन को सुनेंगे। वापस जब अपने नेटिव एरिया में जाओगे तो आप अपने सराउंडिंग में बताओगे कि मैंने तानसेन को सुना है, बैजू बावरा को सुना है, इसको सुना है, उसको सुना है, तो लोग सुनेंगे कि कैसा गाते हैं, राइट। अब जहांगीर के रीजन में क्या हुआ? ध्रुपद सिंगिंग तो चल ही रही थी। जहांगीर के पीरियड में गज़ल का इंपॉर्टेंस बढ़ा, और गज़ल को इसने इमर्ज करवाया इन फर्स्ट गज़ल सिंगर, है ना। दैट इज नेम इज जौकी खां, नाम था उसका, जौकी खां, है ना। जौकी खां, जौकी खां जो है जहांगीर के कोर्ट में रहते हैं। तो ये जो है फर्स्ट गज़ल सिंगर है। इसको जहांगीर ने आनंद खां का जो है वो टाइटल दिया था। इसके अलावा और कौन है? तो सुखसेन और सुरसेन, ये म्यूजिशियन है अंडर शाहजहां। शाहजहां के पीरियड में दो बंदा है, सुखसेन और सुरसेन। ध्रुपद सिंगिंग में ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने भी कुछ गिटार टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। पूरा का पूरा गिटार तो नहीं होगा, लेकिन गिटार जैसा ही कुछ होगा। शाहजहां के पीरियड में और कौन है? कवि जगन्नाथ, हिंदू आर्टिस्ट हैं, फॉर्मल कोर्ट में रह रहे हैं।
इसको शाहजहां ने टाइटल दिया किसका? कविराज का, है ना। इसने क्या किया? म्यूजिक में रस गंगाधर एक वो दिया संस्कृत में, और दूसरा दिया गंगा लहरी, है ना। ये दो जो है नोबेल वर्क, नोबेल लिटरेचर इसने दिया म्यूजिक के फील्ड में। इसके अलावा और नाम है शाहजहां के पीरियड में कलीम नॉन फॉर पोएटिक वर्क, कविंद्राचार्य सरस्वती ड्यूरिंग शाहजहां नोट पार्ट ऑफ द कोर्ट टाइटल कविंद्र बाय शाहजहां अनदर कविंद्र कलापति, राइट। ये इस पीरियड के कुछ सिंगर्स थे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब आते हैं औरंगजेब के पीरियड में। फकीरुल्लाह, औरंगजेब के पीरियड के सिंगर का नाम है फकीरुल्लाह, नोन एज राग दर्पण। राग दर्पण बुक इन्होंने लिखा था। ख्याल स्टाइल ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। इसके अलावा दूसरा नाम है खुसरो खां। सितार के बारे में कहा जाता है, इनिशियल डेज में ये कहा गया था कि सितार जो है वो अमीर खुसरो ने इन्वेंट किया था, लेकिन बाद में ये कुछ रिसर्चों में बताया गया है कि एक्चुअली में सितार जो है वो औरंगजेब के पीरियड में खुसरो खां नाम के व्यक्ति ने बनाया था, ठीक है। अब है कि उर्दू पोइट्री के बारे में आते हैं, देखते हैं। तो उर्दू पोइट्री में देखते हैं कि ये क्या मामला है। तो शमसुद्दीन वली दक्कनी, है ना, नोन एज फादर ऑफ उर्दू पोइट्री, है ना। अभी तो उर्दू पोइट्री चलता ही है सोसाइटी में। पायनर ऑफ मॉडर्न उर्दू पोइट्री गजल सिंगिंग, गजल जहांगीर के पीरियड से चल रहा था, तो यहाँ पे अब उर्दू पोइट्री भी इंक्लूड हो गई, है ना। तो ये 18वीं सेंचुरी में जहांगीर के पीरियड में ये हैं शमसुद्दीन वली दक्कनी। अब है कि जो गजल गायकी है, गजल गायकी का ब्रांच हो जाएगा। क्या गजल गायकी का ब्रांच हो जाएगा? तो गजल गायकी में एक लखनऊ घराना आ जाएगा, एक दिल्ली घराना आ जाएगा। इसमें मल्टीपल नाम होंगे, जैसे मोमिन, जौक, गालिब, ये दिल्ली घराना के होंगे। और सोज, सौदा, रफ़ी, ये जो है ये लखनऊ घराना का टाइप ऑफ सिंगिंग होगा। चूंकि मैं अभी आपको बता रहा कि अलग अलग तरह की सिंगिंग होती है, तो उसी में ये एसोसिएटेड होंगे। इसके अलावा और नोटेबल फिगर लखनऊ घराना में कौन सा है? तो नवाब वाजिद अली शाह, जो लखनऊ के किंग थे, अवध के नवाब थे, है ना। और यहाँ पे क्या है, दिल्ली घराना में कौन होगा? बहादुर शाह जफर, द लास्ट किंग ऑफ मुगल। न जफर किसी का रकीब हूँ, न जफर किसी का हबीब हूँ, जो गुजर गया वो बयार हूँ, जो निकल गया वो दयार हूँ। कुछ इस तरह का उन्होंने लिखा था जब उनको अरेस्ट किया गया था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक हवा की तरह हूँ, आया हूँ चला जाऊँगा। और फिर उसको जेल में डाल दिया गया 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो ये है गज़ल गायकी के दो फॉर्मेशन थे। तो ये सारा म्यूजिक और लिटरेचर के बारे में था, है ना। तो उसमें ज़्यादा डिटेल समझने लायक नहीं था। ज़्यादा डिटेल समझने लायक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन चीज़ों में क्या डेवलपमेंट हुआ, इसको देखा जाता है, राइट। अब है कि मुगल हिस्ट्री के लेटर फेज को अब कैसे स्टडी किया जाए, इसके बारे में समझते हैं। तो मुगल हिस्ट्री को 3 फेजेज में बांटा गया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, है ना। फेज 1 हो गया कि जब मुगल का फाउंडेशन हुआ 1526 से 1530, है ना, या 1526 से 1556 कर दिया, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? 3 आ गया, बाबर, हुमायूं और अकबर। अकबर क्या, जब इमरजेंस होता है, जब वो किंग बनता है, तो बाबर, हुमायूं, ये 2 मेजर हैं। अकबर का पूरा पीरियड जो आता है दैट इज द ग्रेट मुगल्स पीरियड कहलाता है, राइट। तो सेकेंड फेज में हमारे पास आ गया अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दैट इज कॉल्ड ग्रेट मुगल्स। देखो, किसी भी किंगडम में 2 चीज़ें होंगी, इंटरनल रिवोल्ट होगा, सक्सेसर के लिए आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा या बैटल होगा, और एलिजिबल सक्सेसर अगर नहीं आता है। ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। और एक चौथा भी है, मान लो कि इकोनॉमी। ये 4 फैक्टर अगर सही नहीं है तो आपकी जो डायनेस्टी है वो डिक्लाइन कर जाएगी। चाहे मौर्य को देख लो, मौर्यन डायनेस्टी क्यों डिक्लाइन की? क्योंकि अशोक के बाद सक्सेसर नहीं था कोई सही। मौर्यन डायनेस्टी कई भागों में, कई सेक्टर में टूट गई, अलग अलग उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो अलग अलग लेके निकल गए। जालोर कश्मीर लेके चला गया, कुछ साउथ में चला गया, दक्कन वाला हिस्सा, गुजरात में कोई और चला गया किंगडम, राइट, इस तरह से। और इकोनॉमी भी थी, और सक्सेसर का बैटल भी चला था, अशोक ने कई भाइयों को मार के किंगशिप ली थी। आप उसके बाद के पीरियड में देखोगे कि जैसे शुंगा डायनेस्टी आती है तो कोई एलिजिबल सक्सेसर नहीं था। कनवा में भी सेम कहानी था। गुप्ता में आप देखोगे, गुप्ता का एक लंबा पीरियड है, क्योंकि जबकि गुप्ता के पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है सोसाइटी में चेंजेज हुए, है ना, फ्यूडलिज्म का आना, उन तमाम चीज़ों का आना। लेकिन उसके जो सक्सेसर थे वो काफ़ी एलिजिबल थे, उसके पास वो योग्यता थी, वो पोटेंशियल थी। सवाल है कि योग्यता क्या होती है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ एलिजिबिलिटी, है ना। तो
तो जैसे कि एक लीडर है मोदी जी टाइप का, तो उसके लिए क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा बोल सके, बहुत बड़े बड़े वादे कर सके, लोगों को कन्विंस कर सके, है ना, मास लीडर हो, पब्लिक में अगर वो भाषण देता है तो तालियां बजे, तो दैट इज़ कॉल्ड मास लीडर, यही अभी योग्यता है ना। गुड एडमिनिस्ट्रेटर हो, अभी के पीरियड का यही है। या अगर आप मान लो एक डीएम है, तो किसी डीएम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है कि वो अच्छा डीएम माना जाएगा, कि वो काफ़ी वर्किंग पीपुल हो, काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग हो, है ना, लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनता हो, इरिटेट नहीं होता हो, मल्टीपल डिपार्टमेंट पे उसकी नज़र हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सके, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके, है ना, इन तमाम चीज़ों में है कि आप योग्य पर्सन हो। उसी तरह से ये मोनार्की पीरियड है, तो मोनार्की पीरियड में है तो दिल्ली सल्तनत में भी आपने देखा कि गुलाम डायनेस्टी जैसे डिक्लाइन करेगी, वैसे ही खिलजी आ जाएंगे, खिलजी डिक्लाइन करेंगे, तुगलक आ जाएंगे, तुगलक डिक्लाइन करेंगे, है ना, तो कोई और आ जाएगा, दैट इज़ सैयद, फिर सैयद को रिप्लेस करके लोधी आ जाता है, लोधी जैसे वीकर होगा मुगल की एंट्री होती है। तो मुगल में बाबर हुमायूं को फर्स्ट फेज में, और अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, दैट इज ग्रेट मुगल्स, इट कॉल्स ग्रेट मुगल्स, है ना, इसको कहा गया गोल्डन पीरियड, है ना। तो ये जो चारों हैं, इन चारों को गोल्डन पीरियड में ग्रेट मुगल्स में पढ़ा जाता है। औरंगजेब के साथ प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन अकबर ने इसे ठीक कर दिया। अकबर के पीरियड में जहांगीर ने रिवोल्ट किया, जहांगीर के पीरियड में शाहजहां ने रिवोल्ट किया, और शाहजहां के पीरियड में औरंगजेब ने रिवोल्ट किया, राइट, और औरंगजेब किंग बनता है लास्ट में। लेकिन इसमें सबसे इन सब बातों के अलावा एक सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सब एलिजिबल थे, इनके पास वो एलिजिबिलिटी थी, वो पोटेंशियल था किंगशिप का, है ना। किंगशिप, मेडाइवल की किंगशिप क्या है, मेडाइवल की किंगशिप पब्लिक वेलफेयर नहीं है, मेडाइवल की किंगशिप है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करो, अपनी मिलिट्री पे कंट्रोल रहना चाहिए, जो इंटरनल रिवेलियन है उसको आप दबा सको और अपने टेरिटरी को बढ़ा सको, है ना, नए नए टेरिटरी गेन कर सको, फॉरेन पॉलिसी आपकी काफ़ी एग्रेसिव होनी चाहिए, राइट, दैट इज़ द पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अकबर ने तो सब ठीक ठाक किया, है ना, फॉरेन राजपूत पॉलिसी दिया, दक्कन पॉलिसी दिया, बहुत सारा एरिया को कवर किया, एनेक्स किया, 2 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाया कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और ओवरऑल इंडिया को कंट्रोल किया। जहांगीर ने उसी को कंटिन्यू किया। शाहजहां के टाइम में आते आते अकबर ने इकोनॉमी को भी ठीक किया, है ना। इकोनॉमी बेहतर तब होगी जब पब्लिक को अच्छा लगेगा, है ना, पब्लिक को कंफर्टेबल लगेगा, तो पब्लिक टैक्स ज़्यादा देगी। तो अकबर ने उस सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाया, जहांगीर उसी को कंटिन्यू करता रहा। शाहजहां के पीरियड में क्या हुआ कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ गए, है ना। शाहजहां के टाइम में क्या हुआ कि मुगल जो मिलिट्री थी वो मिडिल एशिया में इन्वॉल्व होगी। इसके बाद शाहजहां ने बहुत सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किए, ताजमहल का बनना या फिर लाल किला का बनना, जिसमें काफ़ी पैसे खर्च हुए और उतना रेवेन्यू आ नहीं रहा था। और एक और प्रॉब्लम हुआ, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है कि सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है। तो अकबर के टाइम में पॉलिटिकल अवेयरनेस सिर्फ राजपूतों में थी, उसको हिस्सा चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन जो थे चूंकि इंडियंस का पॉपुलेशन 95% प्लस होगा, इस 95% पॉपुलेशन में जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अवेयर था दैट इज राजपूत, तो राजपूत को एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर चाहिए था। जहांगीर का पीरियड काफ़ी छोटा है, 25-25 ईयर्स का है, और शाहजहां का पीरियड भी काफ़ी छोटा है, 26-25 ईयर के अराउंड में आता है। तो जितना अकबर का अकेले का उतना ही दोनों का मिल है। फिर औरंगजेब का पीरियड काफ़ी लंबा जाता है। अब सोसाइटी चेंज होती है, 50 ईयर्स और ये 50 ईयर्स, 100 ईयर्स के बाद क्या हुआ, औरंगजेब के पीरियड में मल्टीपल ऐसे किंगडम और सिचुएशन ऐसे बने कि अब पॉलिटिकली बहुत सारे जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं। सिख पंजाब में, इनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर चाहिए, राजपूत इनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर चाहिए, मराठे इनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर चाहिए, जाट इनको भी चाहिए, बुंदेला इनको भी चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पीरियड है, ये पीरियड इस्लामिक लॉ का है, इस्लामिक रूल का है ना। तो किंग चाह के भी इतने सारे नॉन इस्लामिक लोगों को अपने कोर्ट में, अपने मिलिट्री में इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। और रेवेन्यू पे भी प्रेशर है शाहजहां के कारण, तो टैक्सेशन को बेहतर करने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा औरंगजेब, ताकि पैसा बेहतर ज़्यादा आ सके और अपने इकोनॉमी को ठीक कर सके, राइट। तो इन तमाम चीज़ों से क्या होगा कि पीजन रिवोल्ट हो जाएगा, है ना, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आएगा, वो प्रेशर किस पे आएगा, जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये फार्मर्स पे और जो किसान हैं उसके ऊपर प्रेशर होगा, और उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी, तो रिवोल्ट पे आएंगे। तो ये जो सिख रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट, बुंदेला रिवोल्ट, ये सारे लोग हैं। अब है कि ऑलरेडी एक बंदा प्रिविलेज था, राजपूत जो है
वो अकबर के पीरियड से ही एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है। अब औरंगजेब सबको बैलेंस करने के लिए सिख को या मराठा को कंसीडर करने की कोशिश करेगा, तो राजपूत को लगेगा कि इसको कॉर्नर किया जा रहा है। इस सिचुएशन में राजपूत रिवोल्ट पे चले जाएंगे, है ना। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अब मैटर आता है थर्ड फेज पे। थर्ड फेज दैट इज़ द डिक्लाइन फेज ऑफ मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर काफ़ी बड़ा है, तो मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करने में भी कम से कम 100 ईयर तो लग ही जाएगा। और अगर वो भी तब जब इसको रिप्लेस करने वाला कोई सही बंदा आ जाए। मराठों से इंडियन हिस्ट्री को सबसे बड़ी शिकायत यही है कि मराठों को नॉर्थ की तरफ बढ़ना चाहिए था और दिल्ली को टेक ओवर कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो मुगलों को रिप्लेस कर सकते थे, उनके पास वो पोटेंशियल था। लेकिन मराठों ने अपने आप को कंफर्टेबल रखा साउथ में ही, और इससे परेशानी क्या हुई कि मुगलों को रिप्लेस करने का मौका ब्रिटिशर्स को मिल गया। एक सर्टेन टाइम के बाद मराठे वीक पड़ने लगे और ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया। अब यहाँ पे मराठों के साथ, जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे, मराठों के साथ प्रॉब्लम क्या था कि जो आप देखोगे इंडियन मैप को, तो इंडियन मैप में आप ये देखो कि इंडियन मैप में जो मेन लैंड जो है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो ये वाला सेक्शन है। हाँ, पाकिस्तान का पंजाब, इंडियन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, क्योंकि ये प्लेन लैंड है, एग्रीकल्चर बेहतर हो पा रहा है, तो यहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विंध्याचल है, राइट। अब इसके इस पार में आप पूरा ये प्लेटू है, राइट, दैट इज डेक्कन प्लेटू इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इस हिस्से को कहते हैं वेस्टर्न घाट और इस हिस्से को कहते हैं ईस्टर्न घाट, राइट। तो इस बीच में ये डेक्कनी प्लेटू पे ये बसा हुआ। अब यहाँ वाला आप देखोगे कि ये महाराष्ट्र है ना। तो एक तो ये प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू, ऊपर से वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है। तो और नदियों का जो है इस तरह से बना हुआ है, और जो है हम लोग सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हैं, बारिश बहुत होती है, तो इस यहाँ रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो सकता। फिर आपको रेवेन्यू के लिए नीचे जाना पड़ेगा, दैट इज़ तमिलनाडु और केरला, जहाँ स्पाइसेस की एग्रीकल्चर किया जाता है, क्रॉप जो है स्पाइसेस उगाया जाता है, राइट। तो अगर ये यहाँ से टेक ओवर कर लेते दिल्ली को, तो ये पूरा सेक्शन इनका होता। तो मराठों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा कि मराठे हमेशा स्ट्रगल करते रहे अपनी इकोनॉमी को लेके, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो फिर बालाजी हो, या फिर बालाजी विश्वनाथ हो, जो भी पेशवा हुआ है ना, वो इकोनॉमी को लेके स्ट्रगल करता रहा। और इकोनॉमी नहीं होगी तब अपनी आर्मी को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं करा सकते हो, और अब बस आप इंतजार कर रहे हो कि एक गलत सिचुएशन आए और उस सिचुएशन में आके आप कोलैप्स कर जाओ। और यही मराठों के साथ हुआ। एक तो मराठों के साथ एक प्रॉब्लम ये हुआ कि शिवाजी के बाद जब पेशवाओं का पीरियड आता है, तो कोई भी पेशवा जो है वो लंबी उम्र नहीं जी पाए। चाहे मैं बात करूं पेशवा बाजीराव की या वालाजी बाजीराव की, है ना, तो ये तमाम लोग 40 होते होते इनकी डेथ हो जा रही है अलग अलग कारणों से, राइट। तो 20 ईयर्स का ये चल रहा है। तो अगर अकबर को ही आप देख लो कि अगर मान लो कि आप अकबर 1556 में किंग बनता है और अकबर 1577 या 76 में अकबर की डेथ हो जाती, तो अकबर क्या कर पाता? कुछ भी नहीं। इसके बाद ही तो उसने बहुत सारे काम किए एरिया। तो एक किंग का, एक मतलब रूलर का उसकी लंबी लाइफ होना बहुत ज़रूरी होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा ऑफिसर है, ये कोई मिनिस्टर है ना, जो भी है, तो उसकी लाइफ इसीलिए देखोगे कि अभी हम लोग मॉडर्न टाइम में क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, हम लोग उसके प्रोटेक्शन पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये जो है इस तरह की डेथ नहीं होनी चाहिए कि 20 ईयर 30 ईयर्स 15 ईयर्स में ही आप मर गए, है ना। आपने उससे पहले स्ट्रगल किया, किंगशिप पाई तो आपको लॉन्ग टर्म चलना चाहिए था, आप 20 ईयर में निपट जा रहे हो, है ना। तो बाजीराव हो गए, बाजीराव 20 ईयर्स में बनते हैं, 40 ईयर्स की एज आते आते उनकी डेथ हो जाती है। बालाजी बाजीराव फिर वही कहानी, 20 ईयर्स में बने, 40 ईयर्स में डेथ हो गई। उसके बाद फिर अगला किंग बाजीराव, वो अगला पेशवा जो बना। तो ये मराठों में एक प्रॉब्लम रहा, तो रेवेन्यू का प्रॉब्लम चल रहा था, जबकि मराठों में सबसे ताकतवर पेशवा माने गए पेशवा बाजीराव, जिन पर मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो वो करोड़ों के कर्ज में थे, क्योंकि उनका जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था सराउंडिंग में, तो चूंकि इकोनॉमी यहाँ से उस तरह से रेवेन्यू आ नहीं रहा था। अभी भी आप जो महाराष्ट्र में आप देख रहे हो,
ये जो भाषाई विवाद चल रहा है अलग अलग स्टेट को लेके, तो ये क्या हुआ था कि 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने, एक तो ये कोस्टल एरिया है मुंबई और गुजरात, ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड रूट आज नया नया बना है। हम लोग अरब से ट्रेड करते हैं तो इस ओशियन का यूज करते हैं, इंडियन ओशियन का, राइट। या फिर इस ईस्टर्न साइड में आप बंगाल को देख लो या बांग्लादेश को देख लो, तो हम लोग ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेड करते हैं। तो चूंकि ये पोर्ट है, तो इसके बाद यहाँ पे कर्नाटका का एरिया मान लो, या केरला, तमिलनाडु का एरिया, केरला का एरिया, ये सारे लोग, तो ये पोर्ट वाला है, तो एक एक्स्ट्रा इनकम तो यहाँ होगा ही। अब क्या हुआ कि अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो इंडिया में इस हिस्से में पाए जाते हैं, दैट इज झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का एरिया जो है। तो मेजोरिटी मिनरल्स यहाँ पे, मिनरल्स पंजाब में नहीं है ना, कोल पंजाब में नहीं है, आयरन एलॉय पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, गुजरात में नहीं है ना, या तो वो कर्नाटका आंध्र प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़ झारखंड में, राइट। तो अब इसमें तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था झारखंड का, या डेवलपमेंट होना चाहिए था छत्तीसगढ़ का, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कहाँ, महाराष्ट्र का। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कहाँ, गुजरात का। उसके पीछे का नियम क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में एक लॉ बनाया गया, एक नियम बनाया गया था कि इंडिया में जो रिसोर्सेस हैं वो पूरे इंडिया में सेम रेट में अवेलेबल कराए जाएंगे, राइट। अगर कोल झारखंड में मिल रहा है तो महाराष्ट्र में कोई प्लांट लगाता है तो वो कोल महाराष्ट्र में उसी रेट में मिल जाएगा जिस रेट में वो कोल झारखंड में है, राइट। तो इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री लगाने के लोग यहाँ पे, चूंकि स्किल्ड बंदा यहाँ पे था, ट्रेड ओरिएंटेड जगह थी, और आज से नहीं था। सूरत में पेशवा शिवाजी ने सूरत को लूटा था, राइट। तो बहुत पहले से एंशिएंट मेडाइवल के पीरियड से जो ये वेस्टर्न कोस्ट है ये ट्रेड ओरिएंटेड रहा है, तो इसके लिए स्किलफुल लोग वहाँ ज़्यादा हैं, ज़्यादा कंपनियाँ हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था, नए नए लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होता है, तो इस एरिया में प्लांटेशन ज़्यादा हो गया और ट्रेड का फ़ायदा हुआ। फिर पॉपुलेशन का ब्रस्ट जब 1960s में होता है तो उससे भी ये फ़ायदा मिला, और जो रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, वो झारखंड से, छत्तीसगढ़ से खींच के कर्नाटका से, गुजरात में, महाराष्ट्र में और सेक्शन में डाला गया और इंडस्ट्री वहीं लग गई। इससे उसका डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि फ्यूचर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, ये इमेजिनेशन कोई कर नहीं पाया था कि फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन का होगा। इंडिपेंडेंस के बाद भी की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लगा कि हम लोग सब लोग मिल के सामूहिक रूप से ग्रोथ कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ हुआ और जब पूरे इंडिया की बात होती है तो वी आर टुगेदर। लेकिन अब जो नया नया कॉन्सेप्ट आने लगा कि हम लोग भाषाई आधार पर एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं, झड़प कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, वो वहाँ पे नहीं आ सकता है। तो अगर इसको ठीक करना होगा तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, है ना। लगभग 300-400 साल तो कम से कम पीछे चलेंगे कि अगर ठीक है ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ठीक यहाँ से करते कि फिर अगर भाषाई आधार पर कोई बंदा महाराष्ट्र नहीं जा सकता है, कर्नाटका नहीं जा सकता है काम करने, या कहीं और नहीं जा सकता है, तो फिर रिसोर्स को भी होल्ड किया जाएगा, राइट। कि भाई जो यहाँ का रिसोर्स है वो प्लांट वहीं लगेगा। अगर थर्मल पावर लगना है तो थर्मल पावर झारखंड में लगेगा, है ना, थर्मल पावर कर्नाटका में लगेगा। आप झारखंड का कोयला लेके और महाराष्ट्र और गुजरात पहुंचाते हो सेम रेट पे, राइट, और फिर वहाँ पावर प्लांट लगता है और वो इलेक्ट्रिसिटी उस पूरे स्टेट को मिलती है और उससे प्लांट चलते हैं और उससे डेवलपमेंट होता है। झारखंड को क्या मिला, डस्ट के अलावा, पॉल्यूशन के अलावा। तो ये जो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इरिटेटिंग और बहुत पुरानी बातें हैं। ये बहुत तकियानुसी सोच है ना, कि बहुत पहले ये सब हुआ करता था। मॉडर्न इरा में अब कुछ नहीं रह गया है कि अब पूरी दुनिया यूनाइटेड होने को तैयार है, नाटो बन गया है ना, यूरोपीय यूनियन हो चुका है। हम लोग अलग अलग, हम लोग सार्क बनाने पे ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग कैसे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सारे कंट्री इकट्ठा हो जाएं, राइट। और आप अभी भी इस टॉपिक पे लगे हुए, तो एक बड़ी समस्या यहाँ पे ये आती है। तो दैट इज़ द लेटर मुगल के फेज में हम लोग यहाँ पे थे। तो लेटर मुगल्स में 1707 से 1858 तक में इनका पीरियड चलता है। ये किस पे पूरी कहानी में बता रहा था, लेटर मुगल, राइट। चलो ठीक है, चलो हटाओ। अब है यहाँ पे कि लेटर मुगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है, जिसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है
तो ये हो गया आपका 2 ये, और मोहम्मद शाह रंगीला कहाँ गया, रंगीला 1790 से 1748, राइट। तो एक ये हो गया रोशन अख्तर। उसके बाद हो गया दूसरा ये, नेक्स्ट हो गया, और नेक्स्ट हो गया ये वाला। तो एक बंदा बहादुर शाह, जहानदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह और शाह आलम सेकंड। तो इतनी बड़ी लिस्ट में अगर किसी को थोड़ा बहुत भी जानने की ज़रूरत है तो यही 2-3 लोग हैं, 3 ये, 2 5, 1 6 लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि 1803 में ब्रिटिशर्स ने जो मुग़ल किंग था उसको पेंशन देना शुरू कर दिया। तो ये जो अकबर, ये जो हैं, इनको पेंशन मिल रहा है ना। और बहादुर शाह के पीरियड में आते आते तो जो है वो फर्स्ट म्यूटनी ऑफ 1857 हो गया। तो बहादुर शाह तो बाद में अरेस्ट करके जेल भेज दिए गए। उसके बाद फिर मुग़ल का कहीं आता पता नहीं चला, राइट। तो अब इसमें से जितने भी लोग देख रहे हैं इसमें से कोई, किसी के पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। ये पूरे का पूरा जो किंगशिप है, आप एक एक बार में देखोगे कि 3-3 किंग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ गया, देखो फर्रुखसियर गया 18 में, रफ़ीउद्दर्जात 1719 में, और शाहजहाँ थर्ड रफ़ीउद्दौला है ना 17 में। 3-3 किंग शिफ्ट हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। इसीलिए जो लेटर मुग़ल के किंग हैं इनको जिंदा लाश कहा जाता है ना, कि ये चलते फिरते सिर्फ एक डेड बॉडी है। इनको बैठा दो, नहला दो, धुला दो, बैठा वो जो पिकॉक थ्रोन है उस पर बैठा के इनसे बस जो मर्जी करवा लो, राइट। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में क्या हुआ कि किंग के पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है कि वो रूल कर सके, और इसकी जगह पर वजीर और जो कॉन्स्पिरेसी है कोर्ट में, मुग़ल कोर्ट में एक हाई लेवल की ग्रुपिंग होने लगी। जैसे कि आपको अगर ये थोड़ा बहुत समझना होगा तो आप इसको देखेंगे कांग्रेस पार्टी में भी, है ना, कि कांग्रेस पार्टी में भी मल्टीपल ग्रुप्स हैं। बीजेपी में भी होंगे लेकिन बीजेपी में कम दिखता है। तो ये वाला सीन है, क्योंकि अभी बीजेपी का टॉप लीडर जो है वो काफ़ी पावरफुल है, या सेकंड टॉप, थर्ड टॉप जो भी होने वाला है वो सब पावरफुल लीडर्स हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राइट। ये सब काफ़ी पावरफुल लीडर हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, तो वहाँ ग्रुपिंग चलती है। तो हर ग्रुप एक दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड है वजीरों का। वजीर मैंने बताया था, जब फिनांस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग होंगे, दीवान और वजीर दो अलग अलग लोग होंगे। लेकिन लेटर मुग़ल पीरियड में आप देखोगे कि वजीर और दीवान दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये कहानी किंग की कम, वजीरों की ज़्यादा है। तो 2-3 हम जो है वजीर्स को देखना पड़ेगा कि इस पीरियड में जो पॉलिटिकली पावरफुल लोग थे वो कौन कौन से हैं, राइट। तो दैट नेम वाज, पहला नाम आता है किसका, सैयद ब्रदर्स का। पहला नाम आता है किसका, सैयद ब्रदर्स। 2 भाई हैं, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, राइट। एक को बनाया गया बिहार का गवर्नर, एक को बनाया गया इलाहाबाद का गवर्नर, राइट। और यहां से इनका पावर इमर्ज होता है, यहां से ये कंटिन्यू शुरू होते हैं, राइट। तो यहां से इनका पोटेंशियल दिखना शुरू होता है। अब है ये लोग सारी, इन लोगों की सारी अपनी एक पूरी की पूरी ग्रुपिंग होगी, राइट। ये क्या किया, एसिसिनेटेड जहानदार शाह एंड हिज वजीर जुल्फिकार अली खां। तो उस समय का जो किंग था जहानदार शाह, उसको मरवा देता है, और उसका जो वजीर है जुल्फिकार खां, तो जुल्फिकार खां को मरवा कर ये टेक ओवर करता है और किंग बनाता है मुग़ल के ही उसको, दैट इज मुग़ल डायनेस्टी में ही, मुग़ल फैमिली में ही, है ना, फर्रुखसियर को। और खुद जो है वो किंग मेकर में आ जाता है, जो मर्जी वो करना शुरू कर देता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मुग़ल कोर्ट में तो ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको प्रोटेक्शन इंडिया में देने का औकात सिर्फ एक ही बंदे के पास है, क्योंकि मुग़ल जो आर्मी है उस पर तो आप ट्रस्ट कर नहीं सकते हो। आपको एक अलग से स्पेशल आर्मी चाहिए, तो वो है मराठों के पास। तो ये मराठा ऑलरेडी औरंगजेब के पीरियड से ही रिवोल्ट पे थे। तो इन्होंने मराठों के साथ एग्रीमेंट किया और वहाँ से इनकी कहानी चल बनती है। क्या, फर्रुखसियर को पपेट
किंग बना दिया, है ना, और एब्सोल्यूट ऑथोरिटी डिसीजन का अपने अंडर में रख लिया, जो मर्जी वो करता है। और अलायंस कर लिया किससे? मराठों से, राइट। बालाजी विश्वनाथ उस समय मराठों के पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ से एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि बालाजी, पहले तो मराठा किंगडम को आपको वो देना पड़ेगा, ऑथराइज्ड करना पड़ेगा कि हाँ एक मराठा किंगडम है। क्यों? क्योंकि ये जो मराठा का एरिया था ये टेक्निकली मुगलों का एरिया था। मराठा तो रिवोल्ट करके आ गए थे, राइट। अब मुगल्स कह रहे हैं क्यों, मेरा टेरिटरी है। मराठे कह रहे हैं तुम कहीं कोई एग्जिस्टिंग पावर हो ही नहीं है अब। तो यहाँ पे मराठों को ये वैलिड कर देगा कि भाई आपका जो किंगडम है मैं उसको वैलिडेट करता हूँ। इसके अलावा क्या, चौथ और सरदेशमुखी, जो साउथ में मराठा के सराउंडिंग किंगडम है, चाहे वो मान लो हैदराबाद के निजाम हो या बंगाल हो, राइट, तो उन सबों से इसको चौथ लेने का परमिशन दे दिया। चौथ क्या होता है कि आप अपने सराउंडिंग किंगडम से, है ना, उसके टोटल रेवेन्यू का 25%, 1/4, दैट इज चौथा हिस्सा, है ना, 1/4 जो है आप दावा कर सकते हो टैक्सेशन के लिए कि मुझे आपको देना पड़ेगा। तो इसको भी वैलिडेट कर दिया इसने, सैयद ब्रदर्स ने, कि हाँ आप ये कर सकते हो। और क्या है, सरदेशमुखी। व्हाट इज द सरदेशमुखी? कि जो जमींदार हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, तो वहाँ से कहा गया कि अब वो जमींदार मुगलों को जो टैक्स देना चाहते थे या देते थे या नहीं देते थे व्हाटएवर, अब उनको बिल्कुल लीगली देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे सीधे आप दे दो किसको, पेशवाओं को, मराठा किंगडम को, है ना। अब इसके बाद कहा गया कि ये किंग मेकर थे, दे आर डोमिनेंस सिंबॉलिक फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। अब मराठा सपोर्ट इसको कैसे मिलेगा? तो इन्होंने मराठाओं को ये सारा चीज़ दिलवाया, बदले में इसने कहा कि एक आप 10,000 की आर्मी भेज दो। 10,000 मराठा आर्मी रहेगी कहाँ? दिल्ली में, और कंट्रोल्ड बाय सैयद ब्रदर्स। बदले में मराठों को भी कुछ देना था ना, तो सैयद ब्रदर्स के कंट्रोल में 10,000 की एक मराठा आर्मी रहेगी जो ऑर्डर मानेगी सैयद ब्रदर्स का, क्योंकि मुगल आर्मी पे भरोसा नहीं है। अब मुगल आर्मी के हालात ऐसे नहीं है कि वो मराठा आर्मी से लड़ सके, तो ये 10,000 की एक आर्मी इनके कंट्रोल में है ना। मराठे इसको यहाँ सपोर्ट करेंगे, बदले में मराठों से वो ये लेता है, सपोर्ट लेता है प्रोटेक्ट करने का। दे गेन इन्फ्लुएंस ओवर इंपीरियल डिसीजन इंक्लूडिंग ट्रीटीज एंड पॉलिसी अप्रूवल्स, राइट, हो गया। फॉलो अप सैयद ब्रदर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, ग्रुपिंग चल रहा है, तो ग्रुपिंग चल रहा है तो एक ग्रुप जब आप राइज करेगा तो दूसरा ग्रुप भी कोशिश करेगा उसको रिप्लेस करने का। अब यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, चीन क्लिच खां, हैदर कुली खां और अमीन खां, तीन बड़े जाइंट, बड़े मनसबदार, बड़े ऑफिसर, है ना, इन्होंने एक प्लान बनाया। चीन क्लिच खां ने, हैदर कुली खां ने और अमीन खां ने, राइट, इस तीनों ने मिलकर मोहम्मद शाह रंगीला को किंग बना दिया और सैयद ब्रदर्स को निपटा दिया गया, राइट। सैयद ब्रदर्स को निपटा दिया गया और उनकी जगह पर इन तीनों को बड़े बड़े पोस्ट दिए गए। ऑब्वियस सी बात है, तो इमरजेंस हो जाता है अब किसका? इमादुल मुल्क का, है ना। इमादुल मुल्क नेक्स्ट वजीर है, लेकिन बिना मराठा से कि कुछ तो होने से रहा, और मराठों के साथ ये भी जाके एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई आप हमको सपोर्ट कीजिए, जैसे आप सैयद ब्रदर्स को कर रहे थे, हम तो उसको निपटा दिए, अब आते हैं आप पे। तो इमादुल मुल्क आलमगीर सेकेंड के टाइम में और शाह आलम सेकेंड के टाइम में, है ना, ही बिकम वजीर विद स्ट्रॉन्ग बैकिंग फ्रॉम द मराठाज। मराठा के कहने पे इसने 3 मुगल किंग को रिप्लेस किया, मरवा दिया कि मराठा को वो पसंद नहीं आए थे, राइट। नोन फॉर डीप अलायंस विद मराठान इंटरेस्ट एसोसिएशन assassination of Alamgir II or the Imadul Mulk under Maratha instructions demonstrate वजीर power other the empower himself। शाह आलम सेकेंड, है ना, आलमगीर था उसको निपटा दिया, अपन बिकम emperor शाह आलम सेकेंड रिमेन इन बिहार। इमादुल मुल्क डोमिनेंस एंड अवॉइडेड रिटर्निंग टू दिल्ली, है ना। ये आपको मिलेगा मॉडर्न में कि इसको आलमगीर सेकेंड को जब मराठा के कहने पे निपटा दिया गया तो अगला किंग कौन बनेगा ये बंदा अनाउंस करता है ना। दैट नेम आज शाह आलम सेकेंड, और शाह आलम सेकेंड उस समय बिहार में था।
इस वजीर के डर से अगले 12 ईयर तक, 12 सालों तक ये बंदा शाह आलम सेकंड दिल्ली नहीं गया और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमादुल मुल्क चला रहा था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले की तरह ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जब वजीर रिप्लेस कर रहा है तो वो मुगल को टेक ओवर ही कर ले। लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि पूरे आपके अपने बंदे चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, आपके अपने क्लान के लोग चाहिए, अपने ट्राइब के लोग चाहिए, अपने कास्ट के लोग चाहिए, है ना, जो पूरा का पूरा सिस्टम टेक ओवर कर ले एक। और ये काफ़ी मुश्किल काम है, राइट। अब जब आप ऐसा करोगे तो जो भी मुगल के अंडर वाले एरियाज थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देंगे कि भाई मैं आज़ाद हूँ। तो इतना झंझट क्यों लेना है? उससे अच्छा है किसी मुगल के झंडू पंडू को पकड़ो, उसको किंग बना दो और पूरा पावर एंजॉय करो। किंग आप ही मान लो, मन है तो जो पिकॉक थ्रोन था उस पर जाके बैठो, कौन मना कर रहा है, राइट। तो ये वाला सीन हुआ। अब क्या हुआ कि इसने क्या किया कि चूंकि इधर सिख भी रिवोल्ट पे थे औरंगजेब के पीरियड से ही, और उससे पहले जहांगीर के पीरियड से ही मुगल और सिख में कुछ खास बन नहीं रहा था, तो सिख भी रिवोल्ट थे, वहाँ से टैक्स रेवेन्यू आना बंद हो गया। गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है, उसके बाद बंदा बहादुर का इमरजेंस होता है और टैक्स नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टैक्स लेने के लिए ठेके पे, है ना, दे दिया गया किसको, मराठा को, कि इस एरिया से जो पैसे आएंगे वो आप कलेक्ट करो, आप मुझे ला के दो। मराठों को मैंने बताया कि उनको इकोनॉमी का प्रॉब्लम हमेशा से रहा है ना। और इससे क्या हुआ, पंजाब रिफ्लेक्टिंग देयर ग्रोइंग डोमिनेंस, वो मैंने बता ही दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और इससे मराठे पड़ गए परेशानी में। क्या परेशानी में हो गए कि जब अहमद शाह अब्दाली, है ना, यही था ना, हाँ, उसी का जब अटैक हुआ तो ये पंजाब के एरिया से ही दिल्ली आया, तो मराठे वहाँ पहुँच गए पानीपत में, बैटल ऑफ पानीपत में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, है ना। और इसमें बहुत अधिक कैजुअलिटी हुई। मराठों ने, जो मराठे के सेकंड पेशवा थे बाजीराव के बाद, बालाजी बाजीराव, उनकी डेथ हो जाती है इस फ्रस्ट्रेशन में कि मेरे इस डिसीजन ने मराठों को कहाँ पहुँचा दिया। क्यों? क्योंकि लगभग कहते हैं कि 2/3 मराठे जो आर्मी थी जो लड़ने गई थी पानीपत के बैटल में, उनकी डेथ हो जाती है। पेशवा का अपना सगा भाई मारा जाता है, पेशवा का बेटा मारा जाता है। तो कहते हैं कि मराठवाड़ा में कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर में लाश ना गई हो। इकोनॉमी को तो जो हुआ सो हुआ ही है। तो ये डेस्टिनी ने तय किया था, राइट। अब आते हैं अगले वजीर पे। अगले वजीर का नाम है जावेद खां। जावेद खां जो है इम्परर, इस समय अहमद शाह कंट्रोल बाय लाल बाई एंड उधम बाई, दो महिलाएं थी। इस दो महिला के कंट्रोल में ये अहमद शाह थे, और इसका भाई था जावेद खां। तो जावेद खां ने अपने आप को वजीर बनवा लिया, है ना। वजीर अब पहले वाली बात नहीं रही कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, फिनांस अलग होगा। जब भी वजीर होगा दोनों कंट्रोल करेगा, सिविल भी और फिनांस भी, और सब कुछ अपने अंदर रख के बाईपास करके एंजॉय करने लगा। और उस समय जो मुगल वजीर थे, है ना, सफदरजंग, राइट, टेक्निकल मुगल वजीर सफदरजंग थे, लेकिन एक्चुअल में बिहेव जावेद खां कर रहा था। और ये काफ़ी इनोसेंट, ईमानदार पर्सनालिटी था। इस बंदे ने मुगलों को समझाने की कोशिश की, है ना, कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। और इनको बार बार मुगल कोर्ट में बेइज्जत किया जा रहा था। तो इनको लगा कि यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है, और ये यहाँ से मराठों के, फिर से मराठों के सपोर्ट से ये लखनऊ चले गए और वहाँ पे ही अपनी डायनेस्टी सेटल कर लेते हैं। Safdarjung and Maratha alliance. Safdarjung allied with the Marathas and Maratha eliminated Lal Bai and Javed Khan, restoring some dignity up to the वजीर, है ना। मराठा चूंकि एंट्री करेगा सब कंट्रोल में, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मराठों के पास बहुत गोल्डन चांस था कि दिल्ली को टेक ओवर कर लेना चाहिए था उस पीरियड में। तब तक ब्रिटिशर्स भी नहीं आए थे, है ना। रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स खुल जाता है, लेकिन मराठे दक्कन में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर, चूँकि प्लेन लैंड में लड़ना मुश्किल होता है ना। और मराठियों को प्लेन लैंड में लड़ने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, है ना। अब इससे क्या हो गया कि मुगलों का जो है वीकनेसेस शुरू हो गया, और एक लास्ट जो है वो होगा, अटैक होगा और सब कहानी निपट जाएगी। सिम्बॉलिक ड्यूरिंग दिस फेज ओनली फ्यू एम्पायर वर नोटेबल, है ना।
बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह रंगीला और आलमगीर फर्स्ट। इसमें जो है आलमगीर जो है इसका तो इसका वजीर ही आंख निकलवा लेता है, आंख निकलवा के उसके बाद भी ये 10-12 साल जिंदा रहता है, राइट। तो क्या ही ये किंग होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। अब आते हैं कि जब मुगल वीक होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मुगल जब वीक होंगे तो रिवेलियंस, जो इंटरनल रिवोल्ट है, वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा और कोई छोटा ना छोटा कारण बनेगा और ये रिवोल्ट हो जाएगा। जब पार्टी कमज़ोर होती है, छोटे छोटे नेता भी पार्टी के जो चीफ होता है उसको आंख दिखाने लगते हैं और पार्टी बहुत कमज़ोर हो जाए तो लोग टूट के अलग हो जाते हैं, अपनी सेपरेट पार्टी बना लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी है, ये कांग्रेस की पार्टी थी। बंगाल में ममता बनर्जी हैं, पहले कांग्रेस में थी, इसलिए नाम देखोगे तृणमूल कांग्रेस, है ना, या नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली जो अजीत पवार लेके निकल गए। या देखो अभी शिवसेना वाला एकनाथ शिंदे, जब उद्धव ठाकरे कमज़ोर पड़े तो एकनाथ शिंदे निकल गए। तो ये होता आया है हमेशा से, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही अब अलग अलग एरिया में रिवोल्ट होगा और वो एरिया निकलता चला जाएगा। तो उसमें से सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी कहाँ, यहाँ से। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मारवाड़, मारवाड़ जो है वो इस हिस्से को कहते हैं, ये जो राजस्थान का एरिया है ना, ये वाला हिस्सा मारवाड़ कहलाता है, जोधपुर अजमेर वाला एरिया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये औरंगजेब की देन है। औरंगजेब ने मल्टीपल रॉन्ग डिसीजंस लिए बिना इस बात को समझे हुए, और अकबर ने मल्टीपल राइट डिसीजन लिए बातों को समझकर, राइट। किसी को नहीं पता होता है डिसीजन लेते वक्त कि डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, लेकिन पोटेंशियल वाले लोग अपने रॉन्ग डिसीजन को भी राइट में कन्वर्ट करते हैं और नॉन पोटेंशियल वाले लोग अपने राइट और रॉन्ग डिसीजन को ढूंढते रह जाते हैं कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया, राइट। यहाँ पे कांड हो गया। क्या हुआ, अकबर की राजपूत पॉलिसी के कारण मारवाड़ जो था वो मुगलों के अधीन था, राइट। यहाँ पे क्या हुआ कि 1679 में, और आप देखोगे कि औरंगजेब का पीरियड कब का है, औरंगजेब का पीरियड लास्ट करता है 1707 में, राइट। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ के जो रूलर थे उनकी डेथ हो जाती है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, राइट। तो उसका कोई और सन होता नहीं है। तो औरंगजेब से सबने रिक्वेस्ट किया कि अभी आप रुक जाओ, है ना, क्योंकि राजपूत नीति कहती है कि आपके यहाँ का जो किंग होगा ये आप लोग डिसाइड करोगे, मुगल इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट। तो औरंगजेब को कहा गया कि अभी आप इंटरफेयर मत करो, जो क्वीन है वो प्रेग्नेंट है, अगर सन हुआ तो वही अगला किंग होगा। लेकिन औरंगजेब इंतजार करने को तैयार नहीं था। 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी, 3 सबने कहा 3 महीने रुकने में कोई बुराई नहीं है, तब तक हम लोग हैं। औरंगजेब ने कहा नहीं, आपके मन से थोड़े होगा, और उसने अपनी तरफ से जो नॉन राजपूत पर्सनालिटी थे, है ना, उसको वहाँ का किंग बना दिया। और आपके किंग बना देने भर से तो होगा नहीं, तो वहाँ पे रिवोल्ट हो गया, किंग को वहाँ से मार भगाया गया, राइट। और एक रिवोल्ट का सिचुएशन बन गया, और औरंगजेब चूँकि पावरफुल पर्सनालिटी है तो उस रिवोल्ट को कंप्रेस करने की कोशिश करता रहा। चूँकि मराठे रिवोल्ट पे हैं, सिख रिवोल्ट पे हैं, अब यहाँ पे एक नया कहानी शुरू हो गया मारवाड़ पे। और 3 महीने के बाद बच्चा हुआ और वो बेटा था, सन था, और उसका नाम था अजीत सिंह। तो जब तक ये पैदा नहीं हुई या बड़े नहीं हुए, क्योंकि अजीत सिंह पैदा लेते ही तलवार लेके तो कूद नहीं पड़ेंगे, तो तब तक रिवोल्ट वहाँ के जो आर्मी कमांडर्स थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, उन्होंने चलाया। जब ये 18 साल का बंदा हो गया, उसके बाद सारा रिवोल्ट इसने ले लिया, और जैसे ही मुगल कमज़ोर हुए ये अपने आप निकल गया मुगल के उससे, टेरिटरी से, कि भाई मुगलों की अधीनता मैं नहीं मानता, राइट। सक्सेसर ऑफ जसवंत सिंह, राइट। जसवंत सिंह का बेटा है कौन, अजीत सिंह, जो बताया मैंने प्रेग्नेंट थे जसवंत सिंह की वाइफ। तो इसने अपॉइंट करने से डिफरेंट लोग को अपॉइंट कर दिया, और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गया। रिबेलियन अगेंस्ट द मुगल रूल लेड बाय दुर्गा दास राठौर, राइट। दुर्गा दास राठौर ने 1689 से 1700 तक लगभग ये 11 ईयर्स तक इस रिवोल्ट को, इस बैटल को कंटिन्यू किया। अब 1700 आ गया है, औरंगजेब उधर दक्कन में फंसा हुआ है, मराठों से निपटने गया था, इधर ये वाला एरिया निकलने को तैयार है। तो ये हो गया।
लेटर फेज में क्या हो गया कि अजीत सिंह जो है वो बड़े हो गए और लीडरशिप ले लिया और रिवोल्ट को कंटिन्यू कर दिया, और इसी बीच में 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद तो आप कहानी देख ही रहे हैं लेटर मुगल के क्या हालात थे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है जुल्फिकार खां। जहांदार शाह के पीरियड में मेडिनेट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट जैसे बाय पर्सनल पीसफुल रिजोल्यूशन। अब जुल्फिकार अली खां ठीक ठाक वजीर होगा, इसने सोचा कि मारवाड़ को कंट्रोल कर लिया जाए, जो भी मैटर है रिजॉल्व कर लें। इसी बीच में इसकी हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है इसका, तो कहानी वहीं निपट जाता है। और ये लड़ाई, चूँकि मुगल बड़ी आर्मी है तो ऐसा नहीं है कि किंग मर गया या वजीर मर गया तो आप जो मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्मी डिप्लॉय की गई है आपके लिए वो तो लड़ती ही रहेगी। तो ये चलता रहा। 1718 में, राइट, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और 1718 में मारवाड़ डिक्लेयर फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल कोर्ट इन 1718, राइट। मात्र आप देख लो कितने दिन हो गया, औरंगजेब की डेथ के 10-11 साल हुए और इसने कहा कि हम आज़ाद हो गए, राइट। अब यहाँ पे राजपूती जितने भी किंगडम थे, ये देख लो, ये वाला जो पूरा एरिया है ये मारवाड़ का एरिया है ना। ये जैसलमेर है, ये बीकानेर है, ये शेखावती है, ये मेवाड़ का एरिया है, राइट। तो अलग अलग किंगडम्स हैं ये राजस्थान में, जिसको अकबर ने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था। तो जैसे ही मारवाड़ ने रिवोल्ट किया और इंडिपेंडेंट अपने आप को कर दिया, वैसे ही तमाम जो राजपूती किंग थे उनको लग गया कि अब मैं भी निकलता हूँ। उसमें से सबसे पहला नाम किसका आएगा? मेवाड़ का आएगा, क्योंकि मेवाड़ को तो कंट्रोल करने में ही मुगलों के पसीने छूट गए थे, राइट। तो मेवाड़ ने कहा कि मैं भी आज़ाद हूँ, आमेर ने कहा मैं भी आज़ाद हूँ, जैसलमेर ने कहा मैं भी आज़ाद हूँ, बीकानेर ने कहा कि मैं भी आज़ाद हूँ, है ना। और इन्होंने मुगल डोमिनेंस को डिक्लाइन कर दिया और ये यहाँ से अपना इंडिपेंडेंट किंगशिप कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, राजपूत अब निकल गए, यानी राजस्थान का एरिया मुगलों के हाथ से निकल गया। अब है, मैंने आपको बताया ही था क्या कि औरंगजेब के पीरियड में इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर है। इकोनॉमी पे प्रेशर है तो टैक्सेशन में औरंगजेब काफ़ी क्रूअल होगा और काफ़ी टैक्सेशन को बढ़ाएगा। तो टैक्सेशन को जब बढ़ाएगा तो जो पीजन हैं, जो फार्मर्स हैं, उन पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, राइट। और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी उसमें से पर्टिकुलर कोई एक ही कास्ट के बहुत सारे किसान एक ही जगह हैं, तो उनके अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आई। सिख रिवोल्ट पे, मराठे साउथ में रिवोल्ट पे, राजपूत निकल गया है, पूरा राजपूताना निकल गया हाथ से, तो अब इन लोगों को मौका मिल गया तो रिवोल्ट होगा। जो भी किसान, पावरफुल किसान कम्युनिटी है वो रिवोल्ट करेगी। तो जाट रिवोल्ट कर देंगे, बुंदेला रिवोल्ट कर देंगे, सिख तो चल ही रहे हैं, है ना। तो जाट रिवोल्ट को देखते हैं। ये जाटिस्तानी एकदम ठीक दिल्ली के नाक के नीचे की पूरी कहानी है। ये आगरा है, मथुरा है, भरतपुर है, दिल्ली के पूरे सराउंडिंग को आप देख लो, तो ये जाट किंगडम एस्टेब्लिश्ड होता है इस पीरियड में। तो क्या रेवेन्यू डिमांड के कारण ये दिक्कत आ गई और पॉलिटिकल कंसेशनेस आ गया, राइट। औरंगजेब के पीरियड में ही ये स्टार्ट हो गया। तो पहली बार कब हुआ, फर्स्ट फेज कब हुआ, 1668 से 1669 में, औरंगजेब के पीरियड में। किसने इसको लीडरशिप किसने की, तो लीडरशिप की थी गोकुल जाट ने। शुरुआत में सिर्फ बेसिक मांगे थी कि इतना टैक्स मत लीजिए, ये देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हम लोगों के लिए। तो शुरुआत यहाँ से हुआ था, बाद में ये किंगडम तक चला गया मामला। तो तिलपत का बैटल हुआ और हैवी कैजुअलिटी हुई इन लोगों की, है ना। रिबेलियन सप्रेस्ड आफ्टर गोकुल जाट वाज किल्ड। अब ऐसी बात है कि मुगल आर्मी के सामने ये कहाँ से टिकेंगे, लेकिन एक बार रिवोल्ट स्टार्ट हो गया तो रिसोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विल। तो सेकेंड फेज में कहानी शुरू होती है। राजा राम और राम चेरा अगले लीडर इमर्ज होते हैं, दैट इज जाटों के राजा। ये सब एकदम दिल्ली के ठीक नीचे हो रहा है। भरतपुर, आगरा, मथुरा का जो एरिया है वो एकदम दिल्ली से सराउंडिंग सटा हुआ। अभी भी जाट जो है वहीं पे आपको मिलेंगे। मेजोरिटी में जो आप देखते होंगे, सुना होगा कि जाट कम्युनिटी दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में फैली हुई है। तो ये अब रिवोल्ट पे चले गए। अगला लीडरशिप आ गया 1688 से 1690।
और इसने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। कहाँ? फतेहपुर सीकरी आगरा में ही है। तो अकबर के टॉम को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये दोनों भी अरेस्ट हो गए, इनकी भी डेथ पेनल्टी हो जाती है, इनको भी मार दिया जाता है, फिर से एक बार ये दबा दिया जाएगा। लेकिन ये रुकने वाला मामला है नहीं है। अब थर्ड फेज आएगा 1690 में। सब इंतजार है औरंगजेब के मरने का, और औरंगजेब की डेथ होगी कब? 1707 में, क्योंकि उसके बाद तो किंगशिप में कुछ जान ही नहीं बचता है, फिर तो जिसको जो मने करो। तो 1690 में चूड़ामन जाट ने फिर से लीडरशिप संभाला और फिर से लोगों को इकट्ठा किया और रिवोल्ट को कंटिन्यू किया, है ना। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और औरंगजेब जो है इस समय साउथ दक्कन में चला गया मराठों को सप्रेस करने के लिए। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जहानदार शाह और फरुखसियर, ये सब किंगशिप में कोई जान ही नहीं था, राइट। तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाता है और चूड़ामन के साथ ये लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई जो है वो आपको, जो आपकी मांगे हैं वो कम की जाती है। और मोहम्मद सारंगीला के टाइम में जाटों को एक ऑटोनोमस पावर मान लिया जाता है। भरतपुर जो राजस्थान में पड़ता है, आगरा और भरतपुर दोनों बॉर्डर एरिया है, आगरा यूपी में, भरतपुर राजस्थान में, तो भरतपुर इनका हेड क्वार्टर हो जाता है। जाटों की अपनी एक किंगडम को वैलिडेट कर दिया जाता है 1748 में। अंडर अहमद शाह बदन सिंह वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज ए रूलर, क्योंकि अब इसको मुश्किल था ना, क्योंकि दिल्ली का पूरा वो थ्रोट कट हो जाता, वो पूरे दिल्ली के सराउंडिंग फैले हुए एरिया में है। तो इस पूरे 3-4-5 जिले को मिला के, मथुरा, आगरा, भरतपुर, इन तमाम एरिया को मिला के एक जाटिस्तान, जाट लैंड बना दिया गया, किंगडम बना दिया गया। जाट किंगडम सेंटर्ड एट भरतपुर, इंक्लूडेड एरियाज दीग, अलवर, जिंद, हिसार, करनाल, पार्ट ऑफ आगरा एंड मथुरा। दीग हरियाणा में ये है, वहाँ है, राजस्थान में है, अलवर राजस्थान में है, जिंद हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, करनाल हरियाणा में, आगरा मथुरा यूपी में है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये है दिल्ली और इसके ये पूरे सराउंडिंग एरिया की ये कहानी है, राइट। तो दिल्ली वाले चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं इसका। तो इसको एक ऑटोनोमस बॉडी मान लिया गया, इनके लिए भी अच्छा रहा कि मुगल हमें मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कब तक चलता रहा? कब तक चलता रहा? 1805 तक, जब तक कि ब्रिटिशर्स इसको टेक ओवर नहीं कर लेते हैं। तो 1748 से 1805 तक जाट किंगडम अपना काम करता रहा आगरा मथुरा के एरिया में, भरतपुर के एरिया में। अब आते हैं अगले रिवोल्ट की ओर, दैट इज बुंदेला रिवोल्ट। तो उससे पहले आपको यह जानना होगा कि बुंदेलखंड किसको कहते हैं। देखो, ये जो एरिया है ये काफ़ी ड्राई जगह भी बहुत फेमस है, तो ये एरिया बुंदेलखंड कहलाता है। तो इसमें यूपी का भी कुछ सेक्शन है और एमपी का भी कुछ सेक्शन है, राइट। तो ये कंपोजिट रूप से बुंदेलखंड है। तो यहाँ पे रिवोल्ट हो जाता है ना। आल्हा उदल वाली कहानी मैंने मेडाइवल में बताई थी, तो ये आल्हा और उदल जो थे ये बुंदेलखंड के ही थे। तो बुंदेलखंड वाली कहानी यहाँ से इमर्ज हो जाती है, एक यहाँ से रिवोल्ट शुरू होता है। और फिर से वही कारण, रिवोल्ट का बेस आधार क्या? हाई टैक्सेशन, फार्मर का रिवोल्ट हुआ, वो मांग बढ़ते बढ़ते आगे चला गया, है ना। दैट इज बुंदेला रिवोल्ट। कहाँ कहाँ है? ओरछा, कालिंझर, महोबा, खजुराहो, राइट, और खमोनी। तो ये सारे के सारे ये एरिया अभी आते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश के एरिया जो यूपी का बॉर्डर लगा हुआ है। अब यहाँ पे है कि 1631 में जुझार सिंह बुंदेला, है ना, 1631 में जुझार सिंह बुंदेला ने यहाँ पे रिवोल्ट को शुरू किया, राइट। और ये औरंगजेब से भी पहले की कहानी हो गई, हाँ। कंटिन्यूड अंटिल 1731 फुल जनरल रेसिस्टेंस। इसी में ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया था, यहीं वो बाजीराव मस्तानी वाली कहानी शुरू होती है, राइट। लीडरशिप एंड कॉज इवॉल्व अदर लॉन्ग टर्म मुगल अथॉरिटी इन सेंट्रल इंडिया। जुझार सिंह बुंदेला इमर्ज लोकल लीडर ड्यूरिंग शाहजहां रीजन रेसिस्टेंस ऑफ मुगल कंट्रोल एम बुंदेलखंड। मैंने आपको बताया कि इस एरिया में रिवोल्ट शुरू होता है और ये कंटिन्यू रह जाएगा और अलग किंगडम फिर से एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब अगला नाम आता है इसमें, अगले
जो इसको कंटिन्यू करेंगे दैट इज जब चूंकि प्रॉब्लम क्या है कि मुगल बहुत पावरफुल है। जहांगीर के पीरियड में आपने रिवोल्ट शुरू किया है ना, कोई बात नहीं, आपने शुरू किया राइट, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। शाहजहां के पीरियड तक रिवोल्ट चलता रहा, कम ज़्यादा करके फ्रीक्वेंसी में। औरंगजेब के पीरियड में चलता रहा। औरंगजेब जब डिक्लाइन किया, अब इसलिए यहाँ देखोगे 1731 है ना, 1707 में जब औरंगजेब डिक्लाइन करेगा, उसके बाद जो अगला किंग आएगा वो जाके यहाँ पे पावर पे आ सकता है। मतलब अगला किंग उतना यूजफुल नहीं था, तो इस कारण से इन्होंने टेक ओवर कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। तो चंपत राय बुंदेला लीडर थे शाहजहां के पीरियड में, औरंगजेब के भी पीरियड में, कंटिन्यूड ऑरिजिनल रीजनल रिबेलियन। तो ये हो गया। एक नाम आपने देखा क्या, एक नाम आपने देखा यहाँ पे, कौन सा बंदा था, जुझार सिंह, जिसने इसको शुरू किया था जहांगीर के पीरियड में। उसके बाद अगला नाम है चंपत राय, इसने कंटिन्यू किया। अगला नाम है छत्रसाल, छत्रसाल बुंदेला, इन्होंने किया। इन्हीं की बेटी थी बाजीराव की जो मस्तानी थी, तो ये मस्तानी इन्हीं की बेटी थी। ये औरंगजेब के पीरियड में है। अब इसमें रिलीजियस एलिमेंट भी इन्होंने डाल दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। और यहाँ पे आल्हा और उदल वाली कहानी इसी पीरियड में, चूंकि आपके पास जब लर्निंग के लिए रिसोर्स कब हो तो आपको रिलीजन, मोटिवेशन, यही चीज़ लर्निंग का पावर ज़्यादा देता है। पॉपुलराइज स्टोरी ऑफ आल्हा एंड रुदल है ना। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसको मिल गया बुंदेलखंड के एरिया को 1771 में ड्यूरिंग मोहम्मद शाह रंगीला के पीरियड में। और मुगलों से इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। ठीक, अब अगला आता है सिख मुगल कॉन्फ्लिक्ट। सिख मुगल कॉन्फ्लिक्ट में आप देखो कि ये सिख का टेरिटरी है, ये सिखों की टेरिटरी है। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है। कहाँ गया, राइट। तो मेजोरिटी में जो इंडियन पंजाब है ये वाला सेक्शन, कुछ हिमाचल का सेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर का सेक्शन और पाकिस्तानी पंजाब का सेक्शन, ये कंपोजिट रूप से सिखों का एरिया माना जाता है। अब ये सारा एरिया किसका था, मुगलों का था। सिख रिवोल्ट पे नहीं जाते अगर मुगल सिख कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, चारों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया है ना। दीवार में चुनवाना क्या होता है कि पीछे भी दीवार है, आपको खड़ा करके आगे से भी दीवार ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप दम घुट के मर जाओ, राइट, दैट इज द पॉइंट। बाद में राजा रंजीत सिंह ने पूरा किंगडम ही बना दिया। तो यहाँ से टैक्सेशन जो मिल रहा था मुगलों को वो क्लोज हो गया। इधर आप देखो, इधर जाटों ने अपना एक किंगडम बना रखा है, राजपुताना निकल ही चुका है, बुंदेलखंड निकल गया, दक्कन दक्षिण समाप्त ही हो चुका है कहानी, बंगाल निकल ही गया। तो मुगलों के पास बचा ही क्या था, थोड़ा सा यूपी, अवध निकल गया, तो कुछ नहीं बचा था मुगलों के पास। और मुगल इसी कारण से ब्रिटिशर्स से कभी भी उलझ नहीं पाए और उनके पास वो पोटेंशियल नहीं रहा कि वो ब्रिटिशर्स को रिप्लेस कर सकें, है ना। तो सिख मुगल हम लोग कॉन्फ्लिक्ट एक बार और पढ़ेंगे जब हम लोग सेपरेटली सिख पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है कि सारे सिख भी किसान हुआ करते थे और टैक्सेशन बढ़ गया था, और ये औरंगजेब के पीरियड में होगा तो औरंगजेब के पीरियड से यहाँ रिवोल्ट शुरू हो जाएगा। अब ऑर्डर बाय औरंगजेब डिपेंड ऑन हॉस्टिलिटी बिटवीन सिख एंड मुगल्स। गुरु गोविंद सिंह के समय में क्या हुआ, सिख इनटू ए मिलिटेंट कम्युनिटी, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने इमर्ज किया क्या, केस, करा, कंघा, कच्छा और कृपान। अनंतपुर साहब में 1 लाख लोगों की मौजूदगी में, 1 लाख फॉलोअर के सामने में गुरु गोविंद सिंह ने एस्टेब्लिश किया दैट इज खालसा पंथ। व्हाट इज द खालसा पंथ? तो कहा गया कि हर सिख के लिए 5 चीज़ें कंपलसरी हैं। केस, अनकट हेयर, दाढ़ी भी बाल भी, कंघा, कॉम आपको रखना पड़ेगा, करा, स्टील का ब्रेसलेट ताकि आप कभी अचानक से लड़ाई झगड़ा में फंस जाए तो आप, कृपान एक सॉर्ड, राइट, और कच्छा अंडरगारमेंट्स, ये आपको हमेशा से अपने पास रखना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तो आप पक्के वाले
सिख माने जाओगे। तो ये यहाँ से इमर्ज होता है, औरंगजेब से लड़ते लड़ते ये निपट जाते हैं, है ना। ये गुरु गोविंद सिंह, मल्टीपल बैटल होता है मुग़ल मिलिट्री और जो गुरु गोविंद सिंह की अपनी जो आर्मी थी उसमें, है ना। किंगडम को एस्टेब्लिश नहीं किया था, बट उनके फॉलोअर्स ने मिलके एक आर्मी बना रखी थी। तो ये सारे बैटल है, चमकौरा का युद्ध, खिदराना का युद्ध, आनंदपुर साहब का युद्ध, राइट, ये सारे बैटल हुए। सिख एंड द मुगल्स विद सिख विक्ट्री मार्किंग द आउटकम गुरु गोविंद सिंह लीडरशिप एंड लेगेसी डिवाइड लॉस ऑफ 4 सन्स। ये मैंने आपको बता ही दिया कि औरंगजेब ने इनके 4 बेटे को पकड़ लिया। गुरु गोविंद कंटिन्यू द फाइट अगेंस्ट द मुगल्स, कंटिन्यू करते रहे, और औरंगजेब जो है इनको सप्रेस करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, राइट। अगला जो किंग बनता है दैट इज बहादुर शाह। ये बहादुर शाह कहता है कि उन्हें गुरु गोविंद सिंह से मिलने की इच्छा है, राइट। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के मिलने से पहले ही महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी डेथ हो जाती है, इनके ऊपर अटैक होता है, और इनको कोई एक इस्लामिक मुस्लिम लड़का ही था, उसने गुरु गोविंद सिंह पर अटैक किया और गुरु गोविंद सिंह मर जाते हैं। और जब मर जाएंगे तो सारा ब्लेम किस पे आएगा? मुगल्स पे आएगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सबसे बड़े दुश्मन किसके? मुगल्स के थे, राइट। और जो मारने वाला है वो भी इस्लामिक है। तो आरोप लगा कि मुगल्स ने इन्हें मरवाया है, और फिर बैटल कंटिन्यू हो जाता है। और यहाँ पर इमर्ज होता है किसका? बंदा बहादुर का। गुरु गोविंद सिंह के जैसा ही दिखने वाला बंदा था, राइट, मतलब इंसान था, जम्मू कश्मीर का था, ब्राह्मण था, राइट, लेकिन बाद में सिख में कन्वर्ट हो गया और सिखों को लीडरशिप देता है और बैटल कंटिन्यू होता है। माधव दास नाम था, बाद में इसका नाम बंदा बहादुर हो गया, गुरु गोविंद सिंह के जैसा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह की तरह दिखता था, गुरु गोविंद सिंह के बाद ये कंटिन्यू करता है। अब एक मिलिट्री कैंपेन, मुगल और इसके बीच में कंटिन्यू लड़ाई चलती रहती है। मुगल को इस एरिया से मिलने वाला टैक्स रुक जाता है। पंजाब और पंजाब के सराउंडिंग का जो भी एरिया है, इस एरिया से जो भी मुगल को टैक्स मिलता था, सारा टैक्सेशन रुक चुका है। इसी से इरिटेट होकर बाद में देखोगे आप आगे चल के कि इस एरिया का टैक्सेशन कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मराठों को दे दी गई थी, जो मैंने आपको बताया था पानीपत के 3rd बैटल के बारे में। और अब इंतजार करना है किसका? 1707 का, है ना। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होगी कहानी निपट जाएगा, उसके बाद तो आसान हो जाएगा। हिमाचल से नहीं मिल रहा है टैक्स, है ना। अब है बंदा बहादुर फ्रीड पंजाब फ्रॉम मुगल रूल्स। लगभग मुगल का पावर वहां से चला ही गया था। और क्या हुआ इसी बीच में 1715 में यहाँ मुगलों ने बहुत बहुत तांडव किया। क्या कि कोई भी सिख का अगर आप एक हेड, ये हेड है, काट के ले आते हो, कोई भी आप हो, आप मुगल आर्मी में हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक गोल्ड की कॉइन मिलेगी। तो जहाँ भी कोई सिख मिले, देखो जब तक आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई सेटबैक नहीं आएगा तब तक लाइफ में आप बहुत ग्रो नहीं करोगे। तो सिख जो आज ग्रो किए हैं उसके पीछे का कारण है, देखते हो कि सिख जो यूनाइटेड रहते हैं उसके पीछे का कारण ये है कि मुगलों ने इन्हें बहुत परेशान किया, है ना। कि कहीं भी कोई भी एक सिख आपको मिल जाए तो उसका गर्दन काट के आप नियरेस्ट मुगल आर्मी कमांडर के पास ले जाओ, आपको एक गोल्ड का कॉइन मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है वो ये इनोसेंट था, इनोसेंट नहीं था, इस लेवल की फाइटिंग चल रही थी मुगल और इसके बीच में, है ना। अब ये बंदा बहादुर का फोटो है। बंदा बहादुर अरेस्ट हो गए 1715 में, फर्रुखसियर के पीरियड में ये अरेस्ट हो जाते हैं और इनको पंजाब में पकड़ा जाता है और वहाँ से इनको दिल्ली लाया जाता है। और बंदा बहादुर के बारे में कहा जाता है कि पूरा एकदम फिल्मी स्टाइल में इनको पनिश्ड किया गया, राइट। इनका मतलब पूरा का स्किन निकाला गया, इसको खौलते तेल में डाला गया, व्हाटएवर। उसके बाद चारों तरफ से घोड़ों में बांध के दौड़ा दिया गया और सारे हाथ पैर उखड़ गए। दैट इज़ द बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर एंड इन सपोर्टर वर एक्सिक्यूटेड बाय द मुगल्स। तो अकेले नहीं आए थे, बहुत सारे लोग पकड़ाए थे और उनको पैदल लेते आया था घसीटता हुआ, और इनको मार दिया गया लाल किला के सामने। लेकिन इससे क्या हुआ कि आपका जो वो रिवोल्ट है वो रुकेगा नहीं, वो और स्ट्रांग हो गया।
सिख रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंस इन द रीजन स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया कि अब ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस चलता रहेगा। बाद में बहुत कोशिश किया गया लेकिन वो सिख रिवोल्ट रुका नहीं। आगे आप देखोगे कि कैसे, फिर तो आगे रंजीत सिंह एंड फैमिली आ जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो बंदा बहादुर सिग्निफिकेंट वीकेंड मुगल कंट्रोल ही हैड सपोर्ट वेयर कैप्चर द एग्जीक्यूट इन द 1715 डिस्क्राइब मुगल फील्ड रीएस्टेब्लिश कंट्रोल इन द रीजन सिख रेजिस्टेंस रिमेन, है ना। तो ये कंटिन्यू चलता रहा। बंदा बहादुर की डेथ हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे कंटिन्यू मामला होता है। मुगल सिख और मुगल का कॉन्फ्लिक्ट आगे कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट अगला रूलर पे आते हैं कि एक रूलर का नाम आया है, दैट इज मोहम्मद शाह रंगीला 1790 से, है ना। 1707 में तो औरंगजेब निपटा ही है। औरंगजेब का मरना एक टाइमलाइन है और ये इस बीच में 6-7 किंग चेंज हो गए, तब जाके बनता है ये मोहम्मद शाह रंगीला। और रंगीला ये नाम इसलिए क्योंकि म्यूजिक में ही ये डूबा रहता था, शराब वराब पीना यही सब काम था, इसलिए इसका नाम रंगीला रख दिया गया। और ये पीरियड जो है ये वजीरों का पीरियड है, ना कि किंग का पीरियड है, राइट। इसका मूल नाम था क्या, रोशन अख्तर, ग्रैंडसन ऑफ बहादुर शाह सेकेंड। कल्चरल कंट्रीब्यूशन नोन फॉर प्रमोटिंग म्यूजिक आर्ट एंड कोटली कल्चर। हिज रीजन मार्क द कल्चर रिवाइव ऑफ पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना। तो इसमें कुछ कहने के लिए है नहीं। क्या है कहने के लिए, इस पीरियड में क्या हुआ, मुगल ने रिकॉग्नाइज कर दिया किसको, मुगल ने रिकॉग्नाइज कर दिया मराठों को, राइट। कि मराठे जो हैं, ये मैंने तो अभी पीछे पढ़ा ही था कि आप चौथ और सरदेशमुखी जो है डेक्कन से ले सकते हो, राइट। ऑफिशियल रिकॉग्नाइज मराठा छत्रपति एंड पेशवा ड्यूरिंग द मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि उस मराठों के सपोर्ट के बिना किंग बन नहीं सकते हो। और सैयद ब्रदर्स को निपटाया गया मराठों के सपोर्ट लेने के बाद रंगीला के द्वारा। तुरानी नॉवेल्स स्पेशली सादत खां और चिनक्लिच खां, दो बड़े पावरफुल ऑफिसर्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। प्लेड ए की रोल इन देयर डाउनफॉल। चिनक्लिच खां वाज रिवार्डेड विद द टाइटल निजामुल मुल्क, राइट। और मोहम्मद शाह, सादत खां, वो जो 3 लोगों थे जो मैंने बताया था कि सैयद ब्रदर्स के टाइम में आए थे, तो ये इनको टाइटल दिया गया क्या, बुरहानुल मुल्क का। अपॉइंटेड नवाब ऑफ अवध, ये बाद में अवध चले जाएंगे। हैदर कुली खां, खान दौरान। रिबेल एमंग नवल ड्यूरिंग मोहम्मद शाह रीजन। जाकिर खां लेफ्ट द मोहम्मद कोर्ट मुगल कोर्ट एंड सिम्बलाइज द लॉस ऑफ ट्रूथ एंड लॉयल्टी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके पीरियड में ये चला गया जाकिर खां, है ना। और कहानी आगे बढ़ चलती है। अब है इसी बीच में क्या हो गया, 1739 में नादिर शाह का अटैक होता है। और नादिर शाह का जो अटैक होगा वो शानदार होगा, क्योंकि इससे मुगलों की कबर खुद जाएगी। कैसे, नादिर शाह यहाँ से क्या ले जाता है, तो ये आगे वाले स्लाइड में होगा आपको लिखा हुआ। तो पहले नादिर शाह कौन था, तो ईरान का रूलर था, राइट, 18th सेंचुरी में। और इस समय रोल ऑफ जाकिर खां सूबेदार है पंजाब का, नादिर शाह से मिला, रेसिस्टेंस नहीं किया और वापस आ गया। नादिर शाह की एंट्री हो जाती है और बैटल ऑफ करनाल होता है 1739 में, राइट। नादिर शाह एंड मुगल, और मुगल आर्मी को लीड कर रहा था कौन, चिनक्लिच खां। ये चिनक्लिच खां बाद में सुसाइड कर लेंगे, कारण नादिर शाह को जो प्रॉमिस किया था उतना पैसा दे नहीं पाते हैं। तो बैटल ऑफ करनाल में मुगल हार जाएगा। सादत खां एक्शंस कंट्रीब्यूटेड टू मुगल डिफीट। नादिर शाह एंटर्ड दिल्ली, लूटेड कैपिटल एंड सेट द पीकॉक थ्रोन। नादिर शाह आता है, दिल्ली को लूटता है और थ्रोन पे बैठता है। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी है। क्या हुआ कि दिल्ली के लोग बहुत ढीठ होते हैं, तो हुआ क्या कि अफवाह फैला दिया गया दिल्ली में कि नादिर शाह मर गया, राइट। तो नादिर शाह ने कहा ठीक है, तो थोड़ा दिखा दिया जाए। बोला चलो आज सूर्यास्त तक जितने लोग तुम दिल्ली में मार सकते हो मार दो। सबको फ्री कर दिया अपने आर्मी वालों को, राइट, कि कोई मना ही नहीं है, जितना लोग मार सकते हो मारो, ताकि दिल्ली के लोगों को एहसास हो सके कि मैं जिंदा हूँ। तो बहुत हाई लेवल पर मैस्कर हुआ, बच्चे औरतें जो आर्मी को मिली सबको आर्मी ने काट डाला। मार्च 1739 में 1000 वर किल्ड कॉजिंग टेरर। मैसिव प्लंडर ऑफ वेल्थ, कितना, तो 348 करोड़ रुपीस
अच्छा 348 करोड़ रुपीज जो कहा जा रहा है दैट इज सिल्वर कॉइन, एक कॉइन 10 ग्राम के अराउंड में होगा, तो 348 करोड़ रुपीज जो कि एक सिल्वर कॉइन है वो गया। पीकॉक थ्रोन जो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था वो गया। कोहिनूर डायमंड, ये कोहिनूर डायमंड भी चला गया जो बाद में राजा रंजीत सिंह को मिल जाएगा, ठीक है। 300 स्किल कारपेंटर, 7,000 इलाइट हॉर्सेस एंड 1500 करोड़ कैश मुगल ट्रेजरी से। आप समझ सकते हो कि मुगलों को जो बचा खुचा इकोनॉमी था वो सब ये बंदा लूट के निकल लिया, और मुगल एम्पायर के बाद इसके बाद करने को कुछ नहीं बच गया सिवाय इसके कि अपने आप को मरता हुआ देखने का, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल अलग हो गया, बंगाल अलग, अवध अलग, दक्कन का हैदराबाद अलग, राजपूती राज पहले से अलग था, गुजरात अलग, ये अलग, सब निकल गया, बस ये वाला छोटा सा हिस्सा मुगल अपना पकड़ के बैठे रहे। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो भले ही मुगल का दावा कहीं भी रहा हो, लेकिन मुगल एक रीजनल पावर से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। बंगाल मुर्शिद कुली खां डिक्लेयर बंगाल एटोनमस, अवध बुरहानुल मुल्क सादत खां अवध को कंट्रोल कर लिया, चिनकलिच खां असफ जहां बिकम ए सूबेदार ऑफ 6 डेक्कन प्रोविंस, फाउंडेड असफ शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद 1724, है ना। अब आते हैं रोहेलखंड पे। रोहेलखंड भी यूपी एमपी के बीच का लगा हुआ एरिया है। यहाँ पे बंगस पठान, यही बंगस पठान जब अटैक करता है किस पे, वहाँ जो हम लोग बुंदेलखंड पढ़े थे, है ना, मस्तानी के जो फादर थे, तो उस पर अटैक करता है। तो ये मस्तानी जाती है पेशवा से, मराठा से मदद मांगने, तो दोनों में मैरिज का अलायंस बनता है, तो दैट इज़ द बंगस पठान। ये रोहेलखंड बुंदेलखंड के ठीक बगल में, ये दोनों कुछ ऐसे ही बसा हुआ है, राइट। ये रोहेलखंड, ये बुंदेलखंड, है ना। भरतपुर स्टेट ऑफ जाट, जाटों वाली कहानी मैंने अभी आपको सुनाई दी कि वो अपना इंडिपेंडेंट हो ही गए दिल्ली आगरा मथुरा लेके। अब है अगला किंग आता है शाह आलम सेकंड, मोहम्मद शाह रंगीला एंड जाट स्टेट, मोहम्मद शाह रंगीला ग्रांटेड ऑटोनॉमी, जाट के बारे में मैंने बता दिया, सिंह डिक्लेयर द फुल इंडिपेंडेंस ऑफ द जाट किंगडम। शाह आलम सेकंड में अली गौहर इसका मूल नाम है। अगला जो रूलर है 1759 से 1806 तक में, है ना, किंग है भी कि नहीं है पता नहीं, इस तरह का इसके हालात हैं, लेकिन चूंकि लंबे पीरियड तक ये रहा है, सबसे पहले तो 12 साल तो भागा ही रहा, उसके बाद वापस आता है, डिक्लेयर इंपीरियर वाइल स्टैंडिंग इन पटना, है ना। आलमगीर सेकंड मर्डर्ड बाय वजीर इमादुल मुल्क, अबाइडिंग टर्निंग दिल्ली टू इमादुल मुल्क, राइट। तो ये अपने वजीर के डर से 12 साल तो दिल्ली वापस आता ही नहीं है, तो ये 1759 में बना और 12 ईयर उसमें ऐड कर दीजिए। इसके पीरियड में कुछ कुछ घटनाएं होंगी जो ये तय कर देगा कि अब मुगल कभी वापस नहीं हो सकते। बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ वेंडीवास, और आगे चलेंगे तो बैटल ऑफ बक्सर, राइट। बैटल ऑफ बेदरा क्या हुआ, कंपनी डिफीटेड शाह आलम सेकेंड, सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम, तो ये हो गया, यहाँ से कंपनी निपट गई। ये तो बंगाल में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसी में क्या हुआ 1761 में कौन आ गया, अहमद शाह अब्दाली। और यहाँ पे आप देखते हैं पानीपत के बैटल में जो मैंने बताया कि मराठे की डेथ होती है बहुत भयानक रूप से, तो अब्दाली आ गया, अटैक कर दिया, तो वो इसको वो करता है। और ये यहाँ ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, यहाँ से ये भी तय हो जाता है कि मराठे भी मुगल के सक्सेसर अब नहीं है, क्योंकि मराठों की बहुत कैजुअलिटी होती है, फिर मराठे इससे भी कभी उभर नहीं पाते हैं। बैटल ऑफ वेंडीबास, ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ आपस में दोनों में लड़ाई चल रही है, तो इस दोनों ने में तय हो गया कि फ्यूचर में इंडिया में फ्रेंच तो पावरफुल नहीं होने वाले हैं, बल्कि पावरफुल कौन होगा, ब्रिटिशर्स होगा। और ब्रिटिशर्स और ये जो हैं अवध के नवाब और मुगल रूलर, ये सारे मिल के लड़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी वर्सेस शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, एक बंगाल का नवाब है पूर्व, एक अवध का नवाब है और एक मुगल का किंग है, तीनों मिल के लड़ते हैं और तीनों को कंपोजिट रूप से ब्रिटिशर्स हरा देता है ना। और इससे तय हो जाता है कि इंडिया में इन फ्यूचर पूरा मामला किसका चलेगा, तो ब्रिटिशर्स का चलेगा।
और इसके बाद होती है ट्रीटी, है ना। इस बीच में छोटी सी एक लड़ाई ये भी होती है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब अवध के नवाब से एक अलग बैटल हो जाता है छोटा सा। अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, ये हमें फिर से पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे होंगे तब। शाह आलम सेकेंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। तो इसमें क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस तीनों का जो दीवानी है, दीवानी मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पावर है, वो दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनुअल पेंशन देना शुरू कर दिया, किसको, है ना, 26 लाख शाह आलम सेकेंड को। कंपनी गेंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ अदर प्रोविंस, और इसका जितना भी प्रोविंस था उस पर टेक ओवर कर लेता है। तो ये लेटर मुगल की पूरी कहानी हो जाती है। और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है, जो जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है उसके बाद से। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ कि 1675 पलासी के बैटल तक ये मामला है। बैटल ऑफ पलासी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, और फिर इलाहाबाद की ट्रीटी। Foothold through military victories. After the Treaty of Allahabad became a revenue and administrative power in eastern India. British colony over Delhi by 1803. British East India Company captured Delhi and surrounding regions. Mughal retained only symbolic authority. This phase marked this Lord Wellesley, General Governor 1798 major architecture of British expansion. तो यहाँ से मुगल जो है वो ब्रिटिशर्स के पेंशन पे चले जाते हैं, मुगलों का कोई औकात नहीं रह जाता है, सिर्फ वो सिंबॉलिकली उनको रखा जाता है, बस ये कंटिन्यू करते हैं। तो मेडाइवल की अगर पूरी कहानी अब पकी, ये हमें कई बार मिलेगा, जो लेटर मुगल से ये हमें मिलेंगे जब बंगाल पढ़ रहा हूँ तब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तब, तो लेटर मुगल से हमारी कई बार मुलाकात, या मराठा जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब, तो मल्टीपल टाइम्स ये मिलेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मुगल पे फोकस किया गया। वो सारी जब मराठा पर, जैसे पानीपत का थर्ड बैटल है तो मराठा पढ़ते वक्त मिलेगा, या मान लो बक्सर का बैटल है तो बंगाल पढ़ते वक्त मिलेगा, इलाहाबाद की ट्रीटी है तो बंगाल पढ़ते वक्त भी मिलेगा, राइट, या ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में मिलेगा, तो कई बार ये मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज मुगल खत्म हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री में इन करेंगे। चलिए, थैंक यू।